अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर आप सबके स्टूडेंट्स का आने का। कंपनी के शेयर के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आज हम इसकी शरही हैसियत के हवाले से बात करेंगे। पहली चीज तो ये है कि कंपनी के शेयर्स को जब हमने बात की कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो बेसिकली कंपनी के जो असासे होते हैं, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जो कंपनी के अंदर सरमाया लगा है, इसी तरीके से जो भी उसकी माल होता है, उसको अगर आप मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर, मुख्तलिफ इकाइयों के अंदर तकसीम कर दें, तो वो एक इकाई को एक शेयर रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर उसकी फेस वैल्यू आ रही होती है। ये हमने पिछली दफा बात कर ली थी। तो सवाल ये है कि सबसे पहले आइए इस पर थोड़ी सी बात कर लें। बाज़ उलमा के नजदीक शेयर्स कंपनी के असासों में शेयर होल्डर की मलकियत की नुमाइंदगी नहीं करते, इसलिए ये कर्जे का सर्टिफिकेट की हैसियत रखते हैं। इस लिहाज से इन शेयर की खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। ये बाज़ उलमा की राय है, अगरचे ये मेजोरिटी उलमा की राय नहीं है, लेकिन कुछ उलमा बहरहाल अभी तक जो है वो शेयर की खरीदो फरोख्त के कायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो शेयर है एक्चुअली वो कंपनी के असासों की नुमाइंदगी नहीं करते, यानी वो एक्चुअली एक सर्टिफिकेट इस बात का नहीं है कि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और अब आप उसके मालिक हो गए हैं और वो अब आपकी मलकियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं शेयर, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो कहते हैं कि बेसिकली एक कर्जा होता है जो एक बंदा जो है वो कंपनी को देता है, और ये एक सर्टिफिकेट होता है उस बात का कि आपको कर्जा दिए, एक किस्म का एग्रीमेंट होता है। और इस बात की एक समझ लें कि एक वसूख, एक जो है ना, एक ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर इस बात की तस्दीक होती है कि आपने उसको कंपनी को पैसे दिए हैं और कंपनी इसके इवज आपको जो है रिटर्न देगी। अब उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें और आम कर्जे में सिर्फ इतना फर्क होता है कि आम कर्जे के अंदर जो है रिटर्न जो है वो फिक्स होता है। ऑब्वियसली जितने आपने पैसे दिए होते हैं आप उसको उतना ही रिटर्न मिलता है। जाहिर आप जो पैसा कर्जे के तौर पर दिए उतना ही लेंगे आप, अनलेस कि आप उसके अंदर सूद लगा लें। लेकिन सूद ना लगाएं तो ऑब्वियसली सिंपल आपको वही मिलेंगे पैसे जो आपने कर्जे के लिए दिए। लेकिन कंपनी के अंदर वो कहते हैं सर फर्क ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं मिलेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन रिटर्न है उसके मुताबिक मिलेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है बहरहाल। तो अगेन कहने का मतलब है कि फिर ये कर्जा ना हुआ, ये तो बिल्कुल डिफरेंट कोई चीज होगी, या फिर ना तो ये इन्वेस्टमेंट हुई है ना तो कर्जा हुआ, ये दरमियान की कोई चीज होगी ना इन उलमा के नजदीक। तो बहरहाल वो उलमा कहते हैं कि ये चीज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि एक्चुअली में अगर आप देखें तो शेयर्स के जो एक्चुअली असासे होते हैं कंपनी के, शेयर जो है कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार ये शेयर मेरे पास है तो फलां फॉर एग्जाम्पल 20% असासे आप मेरे नाम मेरे मेरे हैं, यानी आप मेरे हवाले कर दो। तो वो मालिक है, अगर वो मालिक है और वो उसकी मलकियत की नुमाइंदगी है तो उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो कंपनी में जाए और कहे कि देखिए नहीं मैं 25% कंपनी का मालिक हूँ, तो कंपनी के कुल असासे 25% है, तो मिसाल के तौर पर अब वो 25% जितने भी असासे हैं वो आप ऐसा करें, वो असेट्स मेरे हवाले कर दें, मैं इसको अपने घर लेके जा रहा हूँ। इस तरह नहीं कर सकते आप। जब नहीं कर सकते इसका मतलब है वो नुमाइंदगी असल है ही नहीं। ये इनकी आर्ग्यूमेंट है, कहने का मतलब है। लेकिन हकीकत बात ऐसी है कि ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि वैसे भी बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली आप इस तरीके से अलाउ नहीं होता आपको कि आप आराम से पैसे निकाल के ले जाए। हाँ, आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और कंपनी के अंदर उसूल, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज लिखी होती है कि आप जब आपका जब कंपनी तहलील होगी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, खत्म होगी, उस वक्त एसेट्स को जो है ना तकसीम कर दिया जाएगा। तो तकसीम करने की दलील, यानी तकसीम करने की चूंकि ऑप्शन मौजूद होती है और आगे अगेन वो तब जब कंपनी तहलील हो या खत्म हो, लिक्विडेट हो जाए, तो ऑब्वियसली फिर से पता चलता है कि वाकई कंपनी एक्चुअली ये शेयर जो होते हैं वो कंपनी के असासे हो जाते हैं, यानी असासों की नुमाइंदगी करते हैं। तो बहरहाल बाज़ उलमा की राय है, लेकिन मेरा काम है आपको बता देना। तो लेकिन मेजोरिटी उलमा इस बात के कायल हैं कि शेयर जो है वो रखना या खरीदना वो जायज है। अभी आगे आते हैं जी अगली बात पे। दीगर उलमा के नजदीक शेयर नुमाइंदगी करते हैं जिसकी बिना पर जब कंपनी तहलील कर दी जाए तो शेयर की परसेंटेज के मुताबिक असासे तकसीम होते हैं और उनको उनका सरमाया भी वापस मिलता है। जबकि बॉन्ड्स की सूरत में सिर्फ रकम की मात्रा वापस मिला दी जाती है। हाँ, देखें इनका आर्ग्यूमेंट क्या है। पहले जो जो स्कॉलर्स हैं जो इसको कर्जा समझते हैं, हम उनसे कहते हैं कि देखिए बॉन्ड्स जो है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स कंपनी क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, आपको पता है। वो बॉन्ड्स ये होते हैं कि कंपनी सर्टिफिकेट देती है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है और आपको कहती है कि आप हमें पैसे दें, और आप उनको पैसे देते हैं और उसके इधर में कंपनी आपको क्या करती है, आपको सूद के साथ उसको रिटर्न कर देती है। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जब कंपनी तहलील होती है तो उस वक्त कंपनी के असासे नहीं इनके पास आते, जो बॉन्ड वाले होते हैं उनको सिर्फ उनका पैसा और सूद वापस किया जाता है। अगर उनका हक बने, अगर तो कंपनी के पास इतने पैसे हो वो दे सकते हो, तो उस वक्त क्या करते हैं कि उनका पैसा भी वापस किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको रासुल माल कहते हैं, और उसके साथ उनका जो इंटरेस्ट जो रिबा होता है उसको भी वापस करते हैं। लेकिन असासे वापस नहीं होते। ऑन द कॉन्ट्ररी जो शेयर होल्डर्स होते हैं जब कंपनी खत्म होती है तो उनको क्या होता है, बाकायदा उनके एक तो पैसे जो उन्होंने लगाए होते हैं वो वापस होते हैं,
इसके साथ साथ इतनी परसेंट, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके अंदर एक बंदे ने पैसे लगाए हैं 50,000 रुपए, और उसके बाद वो उसकी वजह से कंपनी का 50% मालिक भी है। इसके साथ साथ कंपनी के कुछ और भी असासे हैं जिनकी वो मलकियत रखता है, यानी वो कंपनी के असासे हैं, कंपनी लिक्विडेट होगी तो वो 50% असासे भी उसको मिलेंगे, एसेट से मिलेंगे, लेकिन ये तब मिलेंगे जब कंपनी लिक्विडेट होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये बताने का मकसद ये है कि कंपनी के अंदर जब आप सर्टिफिकेट यानी शेयर लेते हैं, तो बेसिकली आप वो नहीं करते, यानी आप उनको कंपनी को कर्जा नहीं दे रहे, बल्कि आप उसमें कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि शेयर का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे आपके पास 100 शेयर है, ठीक है ना, तो आपने क्या किया है कि 100 शेयर के अंदर अगर एक बंदा 10% शेयर संभाले, तो इसका मतलब वो कंपनी के 10% मलकियत है उसकी, 90% दूसरों के पास है। एक बंदा 80% मारेगा, इसका मतलब 80% शेयर खरीद लेता है। क्या मतलब है, अगर एक शेयर 100 1 रुपए का है, तो वो 80 शेयर जो है वो 80 रुपए देता है। जब 80 शेयर खरीदेगा तो 80 रुपए दे देगा, दायरा एक शेयर क्या है, 1 रुपए का है, तो 80 रुपए देके वो क्या करेगा, 80 शेयर खरीद लेगा। अब जब उसने कंपनी में 80 रुपए लगा दिए हैं, अब क्या होगा, कंपनी जब 80 रुपए लेके आएगी तो उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, जाहिर कंपनी जो नई जो उसमें से जनरेट करेगी वेल्थ, वो भी तो एडअप होती रहेगी ना, तो वो उसकी परसेंटेज के मुताबिक उसकी मलकियत बनती रहेगी। जब कंपनी तहलील होगी तो ये उसको 80 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो 80 रुपए की एवज में जो उसको जनरेट हुई है इनकम या फिर वेल्थ की, जो और भी उन्होंने गाड़ियां खरीदी है, जो एसेट्स खरीदे उसके बाद में, वो उनकी वो भी उसको 80% उसको दे दिए जाएंगे एसेट्स। लेकिन ये तब होगा जब कंपनी तहलील की जाएगी। जबकि अगर कर्जा होगा तो कर्जे में सिर्फ पैसे वापस करती है कंपनी, कंपनी की मतलब अगर कंपनी तहलील हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, तो उस वक्त क्या होता है कि वो सिर्फ कर्जा वापस करती है। सवाल ये बताने का मतलब ये था कि कंपनी जो है वो, ये सही बात यही है कि शेयर कंपनी के को कर्जा नहीं होता, बल्कि वो कंपनी के की ये जो है ना मलकियत होता है, मलकियत की एक नुमाइंदगी होती है। और सर्टिफिकेट बता रहे होते हैं ये बंदा 80% फॉर एग्जाम्पल या 90% जितने उसके पास शेयर होते हैं, तो जाहिर है उसने उतने पैसे दिए होते हैं उसके अगेंस्ट ना, उसका मालिक है। लिहाजा शेयर की खरीदो फरोख्त का मतलब है कि कंपनी के असासों में से मुतनासिब मलकियत की खरीदो फरोख्त। तो जब हम शेयर की खरीदो फरोख्त करते हैं तो असल में हम शेयर की खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे होते। और आगे इसके वजह से बहस आएगी कि क्या शेयर की हम खरीदो फरोख्त जाती तौर पर कर रहे थे या असासों की कर रहे होते हैं। तो बहरहाल लिहाजा शेयर की खरीदो फरोख्त का मतलब है कंपनी के असासों में से मुतनासिब मलकियत की खरीदो फरोख्त, वो चल रही होती है। तो इसलिए इसको सही मानों में अक्सर उलमा के नजदीक ये सही है और जायज है। आगे मजीद तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह। आपके जो सवाल हैं आप इंशाल्लाह उसे अपने साथ नोट करते जाएं, तो इंशाल्लाह हम कुछ सवाल को डिस्कस करते जाएंगे। आगे आते हैं जी शेयर की बै व शरा की शराइत। अब हमने जैसे बात कर दी कि अक्सर उलमा की राय ये है कि चूंकि ये कंपनी के असासे असासे कहते हैं एसेट्स को, उनकी ये नुमाइंदगी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब इनको जब खरीदो फरोख्त का मतलब ये है कि कंपनी के उतनी परसेंटेज के मुताबिक खरीदो फरोख्त करना, यानी उसके हिस्से का मालिक बनना। तो अब इसके बारे में उलमा ने कुछ शराइत जिक्र की हैं, आइए उन शराइत को देख लेते हैं। पहली शर्त उलमा के नजदीक ये है, ये तो थोड़ा टेक्निकल चीज है, इसको थोड़ा समझो गौर से इंशाल्लाह। मैं बार बार बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात को, ताकि इंशाल्लाह आपको ये बात आपको मैं खोल के पिला दूं किस तरीके से इंशाल्लाह। तो ना भी आपको पता चले तो इंशाल्लाह आप आराम से पूछे इसके बारे में। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जितना आपको समझा सकूं इतने आसान अल्फाज में समझा दूं। फिर बस यकीन करें व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से और भी यानी लिख के समझा देता। वैसे मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड की तरह एक चीज मेरे पास टैबलेट है, उसमें मैं क्लास ले सकता हूँ। चले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली बार अगर आप लोगों को समझ ना आई और आपको जरूरत महसूस हुई तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास के अंदर एटलीस्ट शेयर्स की जो मामलात है उसको हम डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड यूज कर लेंगे ऑनलाइन। तो अभी मेरे पास चूंकि अवेलेबल नहीं है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए भी बड़ा मुश्किल होगा। कोशिश करें इस तरह ही समझे, मैंने कुछ टेबल्स बनाए हैं, आगे इंशाल्लाह उससे थोड़ी सी वजाहत भी होगी आगे। मैं थोड़ा सा इसको रिलैक्स होकर समझे इंशाल्लाह। कंपनी जो है इसकी जो इसके शेयर है इसको खरीदने के लिए पहले कुछ शुरू तो मैंने जिक्र किया, मैं 3 शर्तें आगे आएंगी। पहली शर्त ये है जो थोड़ी जरा टेक्निकल है, वो ये है कि कंपनी के असासे सिर्फ नकद और दियून की शक्ल में ना हो। पहली शर्त उलमा ने ये लगाई है कि कंपनी के जो असासे हैं वो सिर्फ नकद और दुयून की शक्ल, आप दुयून को मतलब है कर्ज, कर्ज इनको जरा छोड़ दें, इसको आप जेब से निकाल लें। मतलब एक ही होता है, क्योंकि जाहिर है जब कर्जा लेते हैं तो आप भी पैसा लेके आते हैं ना, ठीक है ना, आपने बैंक से कर्जा लिया, आपने पैसा लिया, तो बेसिकली पैसा का मतलब यही होता है कि ये नकद यानी कैश आपके पास, आप इसको यही इमेजिन करें।
कंपनी के असासे सिर्फ नकद और नकद की शक्ल में ना हो। क्या मतलब है? अगर अभी तक किसी किस्म के जामिद असासे का मतलब ये होता है फिक्स एसेट, मसलन बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, या सामान तिजारत नहीं खरीदे गए, तो इस सूरत में शेयर की खरीदो फरोख्त उसकी फेस वैल्यू से कम और बेश पर जायज नहीं है। ये टेक्निकल पॉइंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अ, जो फुल व्यू पढ़ी है तो आपको उसकी वजह समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। क्या वजह? दोबारा सुन ले। आपने कंपनी जो है, कंपनी एकदम रजिस्टर हुई, ठीक है, और कंपनी ने आप ऐसा किया, फॉर एग्जांपल 100 शेयर थे, वो इशू 100 शेयर के साथ कंपनी लॉन्च हुई। अब हुआ ये कि कंपनी ने क्या किया कि एक बंदे ने कहा जी मैं इसके 80 शेयर खरीदता हूँ, 1 रुपए का एक शेयर है, तो क्या मतलब है वो कितने पैसे देगा? 80 शेयर, बल्कि 70 की जीरो। बात कर रहे हैं, ठीक है। 70 शेयर उसने कहा जी मैं खरीदूंगा इसके, यानी आपको 70 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि 1 रुपए का एक शेयर है। अच्छा, अब कंपनी ने क्या किया? ठीक है, ठीक है, उन्होंने, आपने क्या, कंपनी रजिस्टर होने के बाद उनको कहा कि आप 70 रुपए दें, उन्हें 70 रुपए दिए, उस बंदे को आपने 70 शेयर में करा दिए, यानी टोटल शेयर 100 है तो वो 70% कंपनी का मालिक बन गया। ठीक हो गया? अब अभी तक आपने सच में भी मालिक बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है, फॉर एग्जाम्पल वो जो हाँ जी, अब ये फॉर एग्जाम्पल ऐसा बंदा जो है जो अब 70% कंपनी का मालिक बन गया है, फॉर एग्जाम्पल अब इसका कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना। अब जब ये पैसा लगा हुआ है तो अब एक बंदा दूसरा जो है उसने क्या करना है कि उसने मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो अब जब वैसे वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो अब जरूरी इस बात का ये है कि जब वो अब मजीद जो लोग, अभी कंपनी ने कुछ एसेट्स और खरीदे नहीं है, मिसाल के तौर पे वो पैसे भी तक पैसे ही कैश पड़े हुए हैं कंपनी के, यानी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, ठीक है। कंपनी इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, कंपनी का मतलब ये है कि वो 70 रुपए है बस। कंपनी टोटल है इस चीज का नाम ना, क्योंकि उसमें टोटल असासा यही है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अब एक बंदा है, अब वो कंपनी खरीदना चाहता है मजीद, ठीक है ना, कंपनी खरीदना चाहता है या फिर वो कंपनी में मजीद हिस्से डालना चाहता है। तो अब चूंकि कंपनी के अंदर असासे सिर्फ कैश है, कैश, कंपनी के अंदर असासे सिर्फ कैश है और इसके अंदर और दूसरे एसेट्स नहीं है, तो इस बंदे के लिए जरूरी है कि जो फेस वैल्यू है शेयर की, सिर्फ उसी पर वो खरीद सकता है, उससे ऊपर नीचे नहीं खरीद सकता। क्यों? फेस वैल्यू से मुराद ये है कि वो शेयर के ऊपर कीमत लिखी है, यानी 1 रुपए, यानी ये सिर्फ जितने का शेयर होगा जो फेस वैल्यू पे है। क्योंकि होता ये है कि मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, कंपनी के अंदर जो शेयर होते हैं वो अगर उसमें फेस वैल्यू कुछ भी लिखी हो, लेकिन एक्चुअल स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कुछ और होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी ऊंची होती है, कभी नीचे होती है। तो ऐसे मौके के ऊपर जब खास तौर पे कंपनी के पास सिर्फ कैश हो और कोई एसेट्स ना हो, जाहिर है ये तभी होता है जब कंपनी नई शुरू हुई है, अभी उनको मौका ही नहीं मिला कुछ खरीदने के लिए, तो उस मौके के ऊपर आपके पास इजाजत नहीं है कि आप कंपनी के शेयर, उसकी जो फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू का मतलब ये है जो उसके सर्टिफिकेट के ऊपर 1 रुपए का एक शेयर लिखा हुआ है, उससे ज्यादा या उससे कम वैल्यू पे खरीदा। आप ये नहीं कर सकते आप 2 रुपए का एक शेयर खरीद लें या आप आधे रुपए का एक शेयर खरीद लें, आप ऐसे नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, उलमा ने जिक्र की और ये बिल इत्तेफाक है, उसकी वजह ये है कि कंपनी इज इक्वल्स टू कैश, और आप कैश के बदले कैश नहीं खरीद सकते, ठीक है। क्यों? अगर आप कैश के बदले कैश खरीदें और उसके अंदर ऊंच नीच हो, यानी ज्यादा या कमी बेश हो, तो उसको रिबा कहते हैं। आपको पता है रिबा की दो किस्में हैं, एक रिबन नसिया है और एक रिबा रिबल फजल है। तो इसको रिबल फजल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा, इसकी मिसाल, टिपिकल मिसाल दी जाती है गोल्ड की, एक बंदे ने गोल्ड खरीदा गोल्ड के बदले, तो अगर फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप खजूर की मिसाल है, एक बंदे ने खजूर खरीदी, उसने 1 किलो के बदले यानी उसने कहा मेरे पास 1 किलो खजूर है, और उसने कहा कि आप ऐसा करें मुझे 2 किलो खजूरें दे दें और 1 किलो खजूर आप मुझसे ले लें। तो शरीयत के अंदर इसको कहते हैं रिबल फضल, ये रिबा है, ठीक है ना। एक ही जिन्स की चीज, उसको आप कमी बेशी के साथ आप नहीं बेच सकते, ये रिबल फضल होता है। रिबल नसिया दूसरा जो टिपिकल सूद होता है, कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद कुछ देर के बाद जब आप वापस करोगे तो इतना रिटर्न वापस करोगे, उसमें कहते हैं रिबल नसिया। तो ये रिबल फضल जो है ये बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी कंपनी कैश है, आप कैश दे रहे हो
और कैश ही खरीद रहे हो एक किस्म की। तो अब कैश आप खरीद सकते हो, कैश बिल्कुल खरीद सकते हो, लेकिन उसी वैल्यू पर जो कि उसकी वैल्यू है। तो मिसाल के तौर पे 1 किलो के बदले 1 किलो आप खरीद रिप्लेस कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर ऊपर नीचे आएगा, आपने 2 किलो के बदले 1 किलो ली या आधे किलो की बदले 1 किलो खरीदी, तो ये जो है ये रिबल फजल हो जाएगा। तो उलमा ने पहली ये कंडीशन लगाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये रिबल फजल बनता है। चले जी, हाँ, लेकिन अगर बिल्डिंग वगैरह शामिल हो जाए, अब ये सवाल पैदा होता है। अगली बात है कि अगर कंपनी में बिल्डिंग भी मौजूद है, गाड़ियां भी मौजूद है, अब आपने कंपनी का शेयर खरीदना है, तो क्या अब ऊंच नीच हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब ये बहस है सारी। मखलूत माल, इसे कहते हैं रिबवी और गैर रिबवी का मसला। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि आपने ये चीज पहले भी यानी फिक के अंदर पढ़ी होगी, फिकुल बुयू के अंदर, तो आपको ये चीज इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी। ना भी आई तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो पहली बात तो ये होगी कि जो खालिस माल है, जिसमें कैश के बदले कैश आप खरीद रहे हैं, यानी अगर आप, तो उसके अंदर जरूरी है कि इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। यानी आप जो फेस वैल्यू है शेयर की उस पर खरीदेंगे, उससे ऊंच नीच नहीं करेंगे। कि अगर आपने ऊंच नीच किया तो ये फजल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऊंच नीच का मतलब ये है कि आप 1 रुपए के, या तो आप 1 रुपए के 2 शेयर खरीद रहे हैं, या आधा रुपए का आप एक शेयर खरीद रहे हैं। ये दोनों सूरत में रिबल फजल होगा और इसकी इजाजत नहीं है, हराम है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 रुपए के बदले 1 शेयर खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या मतलब है इसका, यानी आप 1 रुपए के बदले 1 रुपया खरीद रहे हैं। 1 रुपया खरीदना मतलब ये ऑब्वियसली कंपनी की सिर्फ किसकी चीज की मलकियत, कंपनी सिर्फ पैसों की मलकियत है ना। कंपनी इज ऑल अबाउट मनी, इज इक्वल्स टू मनी। अब कैश के बदले कैश खरीद रहे हैं, कंपनी खरीद रहे हैं जो कैश है एक्चुअली में, और आपने उसके अंदर इक्वालिटी रखनी है, वरना वो रिबल फजल बन जाएगा। चले जी, अब सवाल ये पैदा होता है फॉर एग्जाम्पल कि अगर मखलूत माल हो, यानी रिबवी और गैर रिबवी माल हो। मखलूत माल ये है कि जैसे मैंने बताया कि कंपनी के पास मुख्तलिफ असासे हैं, कैश भी है। जनरली होता ये है कि जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी की ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं कि हर साल के एंड पे कंपनी के ऊपर लाजिम होता है कि वो अपनी सारी जो है ना फाइनेंशियल जो है, अपनी अकाउंट, अपनी अपनी जो है ना अपनी उसके ऊपर अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर उसको रिलीज करें, इशू करें। खासतौर पे जो स्टॉक एक्सचेंज पे होती है ना कंपनीज, उनके लिए तो लाजिम होता है, ठीक है ना, उनकी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी बड़ी कंपनी का अगर आप वेबसाइट पे जाएं, तो वहां पे आप जाके क्या देखेंगे, वो जब आप लिखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको लेटेस्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। आप उसे खोलेंगे ना, तो उसके अंदर पूरी तकसीम होगी कि अच्छा कंपनी जो है उसके अंदर कैश कितना है, कैश रिजर्व कितने हैं, कंपनी जो है उसके पास यानी फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं। मोटी मोटी जनरल तकसीम होती है, ज्यादा तफसीलात भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं होती, लेकिन मोटी मोटी तफसीलात भी होती है। कंपनी के पास जो है ना वो कैश कितना है, फिक्स एसेट कितने हैं, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है ना। तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अपलोड करते हैं। उसकी जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि वो कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से बिक रही होती है। फिर अब एक बंदा है जिसने उसके शेयर खरीदे स्टॉक मार्केट में, तो उसको जाहिर कंपनी को एसेस करना होता है। उसके पास इजाजत है कि जाहिर वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएगा, वो देखेगा अच्छा हर साल इनकम कितना हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है सारा, ठीक है ना। उसके बाद कंपनी के बाद एसेट्स से उसकी वायबिलिटी पूरी एसेस करता है, उसके बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट करता है। और ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर आपने सुना होगा नाम, ऑडिटर का काम ये होता है कि उस कंपनी के उसको वेरीफाई करना। जाहिर है वो कंपनी तो फेक भी कर सकती है, वो अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन भी दिखा सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अब हो सकता है एक बंदा बेचारा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे और इन्वेस्टमेंट कर दे और भाग जाए। तो होता ये है कि कंपनी के लिए लाजिम होता है कि ऑडिटर जो होता है, एक ऑडिटर ऑडिटर तो उस ऑडिटर के ऊपर, यानी एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, ऑडिट फर्म्स होती हैं इंटरनेशनल, वो जरूरी होता है कि वो ऑडिट फर्म से ऑडिट भी करवाएं। और वो ऑडिटर क्या होता है, वो अपनी स्टेटमेंट देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने डिक्लेयर की है, हर सालाना ऑडिट होता है, वो यानी उसकी असेसमेंट होती है किस्म की। जो सालाना ऑडिट इन्होंने ये जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर की है, वो हमारे नजदीक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाती है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाती है कंपनी की। तो ऑब्वियसली बात होता है अगर वो स्टेटमेंट दे दें कि नहीं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाती, तो ऑब्वियसली फिर क्या होता है, कंपनी की एकदम साख पूरी हो जाती है। इसका मतलब उन्होंने या तो दो नंबरी किया है, या उन्होंने सही तरीके से मैनेज नहीं किया, या सही तरह उनको अकाउंटिंग नहीं आती। यानी पूरी एक नेगेटिव उसके बारे में वाइब होती है। तो उससे क्या होता है, फिर इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपना पैसा फौरन निकाल लेते हैं उसमें, और कंपनी की वैल्यू गिर जाती है, यानी उसकी शेयर की वैल्यू गिर जाती है स्टॉक मार्केट से। बहरहाल ये मोटा मोटा मैंने आपको बात बताई इसकी। अब होता ये है कि एक बंदे ने क्या किया कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाई। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके पास कैश भी बड़ा हुआ है कि जी कंपनी के पास इतना मिलियन कैश है, इतने मिलियन की फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, इतने मिलियन की फॉर एग्जाम्पल लैंड है, इतने मिलियन की उसके बिल्डिंग है, ये है वो है फैक्ट्रीज है, वो डिटेल सारी उसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब देखें कि अब
देखिए कि इसमें लैंड भी है, बिल्डिंग भी है और कैश भी है। अब आपने कैश देके कैश खरीदना भी है और इसके साथ साथ आपने बिल्डिंग भी खरीदनी है, क्योंकि जाहिर है आप इन चीजों का मालिक होगे। जितना परसेंट जितनी परसेंट आप खरीदोगे उतनी परसेंटेज आप उसके पास मलकियत होगी ना। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल पूरी कंपनी की फॉर एग्जाम्पल आप 20% के फॉर एग्जाम्पल मालिक बन रहे हैं, तो उस 20% के अंदर कुछ कैश भी होगा, कुछ आप कैश के मालिक भी बन रहे होगे, और कुछ आप बिल्डिंग्स और इनके जो एसेट्स है उसके मालिक बन रहे होंगे। तो सवाल ये है कि ये जो माल है कि जिसके अंदर आप कैश की मलकियत बन रही है, तो अब सवाल ये है कि क्या इसके अंदर, क्या आप जब शेयर खरीद सकते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा जो शेयर होती है उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती है, कभी भी फेस वैल्यू पर नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि जब कंपनी लॉन्च होती है, बल्कि तो अब तो ये होता है कि जब कंपनी नई लॉन्च हो रही होती है उस वक्त भी उसकी भी जो है ना कीमत शूट कर जाती है, यानी डबल कीमत बाजुकात हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कंपनी जो है ना उसको खरीद रही है या इनिशिएट कर रही है। किसी ने कोई सब कंपनी खोली, किसी बड़ी कंपनी ने एक और कंपनी खोली है, तो बाजुकात कंपनियां क्या होती हैं, उसकी वैल्यू पहले दिन से भी वजूद में नहीं आई, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है उसके शेयर की। यानी 1 रुपए का शेयर 2 रुपए का बिक रहा होता है। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना ये चीज आ रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेकिन कभी कभी आमतौर पर नॉर्मली होता यही है कि जितने, तो हमने उसमें वहां पे देखना है कि अगर अगर हमने जब शेयर के अंदर खरीदो फरोख्त करनी है, तो अगर कंपनी सिर्फ नई नई शुरू हुई है तो उसमें कैश होगा डेफिनेटली। तो आपने इंश्योर करना है कि वो जो है ना जितने की फेस वैल्यू है, जितने की शेयर है, उतने के ही आपने खरीदना है। अगर ऊंच नीच हुई तो वो आपने नहीं करना, क्योंकि वरना आप रिबा के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब सवाल जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल टिपिकली अब आप कंपनी को कई साल से ऑपरेट हो रहे हैं, कंपनी के पास मल्टीपल जो है ना चीजें हैं उसकी ऑनरशिप में, उसमें कैश भी है, उसमें और भी चीजें हैं। और क्योंकि कंपनी इटसेल्फ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है वो किसी की, तो वो उसके अपने रिजर्व है, उसके अपने कैश है, उसका अपना सारा कुछ है। तो अब ये माल मखलूत माल है, यानी रिबवी माल है। रिबवी माल का मतलब है जिसकी वजह से रिबा रिबा का मसला बनाएगा, वो माल जिसकी वजह से रिबा क्रिएट होगा या रिबा वजूद में आएगा, यानी इंटरेस्ट वजूद में आएगा, सूद वजूद में आएगा, उस माल और दूसरा माल मिला हुआ है। तो सवाल ये है कि ऐसे ऐसे मौके पर क्या हम कोई खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर तो सिर्फ कैश होता फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो हमने वो पहले बात कर ली। लेकिन अब मखलूत है, तो उसके बारे में क्या राय है? तो आइए इस मसले को थोड़ा सा मुख्तलिफ उलमा की राय को देख लेते हैं। ये एक क्लासिकल मसला है। इमाम शाफी के नजदीक ये जायज नहीं है जब तक कि रिबवी और गैर रिबवी को जुदा ना करें। रिबवी माल का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जो कैश है, क्योंकि कैश के बदले आप कैश ले रहे हैं ना, तो अब रिबवी माल कौन सा हो गया यहाँ पे? कैश हो गया। ठीक है ना, कैश हो गया। तो रिबवी के बदले, रिबवी ऑब्वियसली इमाम शाफी के नजदीक ये जायज नहीं है। इमाम शाफी के नजदीक ट्रांजैक्शन तभी होगी जब दोनों मालों को जुदा कर दिया जाएगा। आप कभी भी एक कैश के नजदीक, कैश के जो है ना फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट आप कोई ऐसी चीज नहीं ले सकते जिसके अंदर कैश भी हो और दूसरी चीज भी हो। इमाम शाफी के नजदीक ये दोनों अलग अलग है। इसकी मैं आपको टिपिकल मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने वो खरीदनी है दिनार। अब पता है दिनार जो होता है गोल्ड का होता था, और सिल्वर जो था यानी दिरहम जो था वो सिल्वर का होता था, सिल्वर कॉइन। ये गोल्ड कॉइन होता था और सिल्वर कॉइन होता था। तो अब मिसाल के तौर पे पुराने जमाने में दिनार चलते थे, दिरहम भी चलते थे। इमेजिन करें कि एक बंदा है, उसने एक ऐसी तलवार खरीद रहा है दिनार की, कुछ दिनारों की, दनानीर की वो तलवार खरीद रहा है, जिस तलवार के अंदर गोल्ड लगा हुआ है। जिस तलवार के अंदर, जिस तलवार के ऊपर गोल्ड लगा हुआ है। तलवार है, तलवार है और उसके ऊपर गोल्ड लगा हुआ है, और वो उसका क्या कर रहा है, उसके दिनार के यानी जो गोल्ड कॉइन है उनके अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, उस तलवार को खरीद रहा है। अब आप देखें, दिनार भी गोल्ड का है और उस तलवार के अंदर भी गोल्ड है, लेकिन ये खालिश गोल्ड नहीं है, क्योंकि तलवार के साथ और मेटल भी है, तलवार भी है ना। उसको हो सकता है उसकी मुट्ठी पर या उसकी जो उसकी नियाम है उसके ऊपर गोल्ड लगाओ, थोड़ा सा लगाओ। तो अब यहाँ पे रिबवी माल कौन सा है? रिबवी माल हो गया गोल्ड, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे रिबा इसकी वजह से क्रिएट होगा। और गैर रिबवी माल कौन सा हुआ? वो तलवार, जो मेटल है जिसकी वजह से वो लगा हुआ, या और भी चीजें, कपड़ा वगैरह जो उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो सारी चीजें जो दूसरी जिसकी कीमत है। ठीक है ना, तो माल वो जिसकी कोई कीमत है। तो इमाम शाफी के नजदीक इसकी नहीं हो सकती। गोल्ड आप दिनार के साथ इसको नहीं खरीद सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई और चीज के साथ खरीदना पड़ेगा, या आप इन दोनों को जुदा करो और जुदा करने के बाद अलग करके इसको आप खरीद सकते हो। लेकिन गोल्ड के बदले आप गोल्ड नहीं कर सकते। हाँ, आप सिल्वर के बदले खरीद सकते हो। आप सिल्वर कॉइन्स के बदले क्या कर सकते हो, उस तलवार को खरीद सकते हो जिसमें गोल्ड लगा हुआ है, क्योंकि उसमें चेंज हो गया। ठीक है, वहां पे आपकी नेचर चेंज होगी, धात बदल गई ना।
इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल हो सकता है आटे के बदले खरीद लो, या गंदम के बदले खरीद लो, या खजूरों के बदले खरीद लो, और तब खरीदी जा सकती है। लेकिन सेम जो है उसके बदले नहीं खरीदी जा सकती, गोल्ड के बदले नहीं खरीदी जा सकती। तो वो वरना रिबा हो जाएगा, और इसे रिबल फजल कहते हैं। आपने ये बात पढ़ी होगी। तो अरल कहने का मतलब ये है कि इमाम शाफी के नजदीक इनको नहीं। तो जब शेयर्स की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली इमाम शाफी ये कहेंगे। इमाम शाफी से अगर इसी बात पे अगर हम सामने रखें तो इमाम शाफी के नजदीक आपको क्या करना पड़ेगा, कैश निकाल कर जो कंपनी होगी, कैश को निकाल कर जो कंपनी होगी, सिर्फ उसका सौदा होगा। कैश को आपको सौदा नहीं कर सकते, वरना वो रिबा हो जाएगा। तो अब उसका क्या हल होगा, ये एक बड़ी बहस है कि हम वो किस तरीके से करेंगे। ऑब्वियसली इमाम शाफी के नजदीक ये चीज ऑब्वियसली मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि कैश को अलग करके, क्योंकि कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैश का होता है। तो आप कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, तो उसको जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का वो हिस्सा है। और जाहिर है जब आप उसके मालिक बनेंगे तो आप उसके कैश के भी मालिक बनेंगे ना। तो इसलिए इमाम शाफी के नजदीक जो है ना, शेयर खरीदो फरोख्त नहीं हो सकते, खास तौर पे ऐसे शेयर, ऐसी कंपनी के शेयर जिसमें मखलूत माल हो, रिबवी और गैर रिबवी। वल्लाहु आलम। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इमाम हनीफा के नजदीक, ये ना सुनिएगा, इमाम हनीफा के नजदीक जायज है बशर्ते के खालिस माल रिबवी मखलूत में शामिल माल रिबवी से ज्यादा होगा। आपको भी मुश्किल लग रहा है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आगे मैं टेबल बनाऊंगा, उसमें आपको ये बात बिल्कुल सामने नजर आ जाएगी। आप जरा अभी समझने की कोशिश करेंगे, इतना समझ आता है कोई बात नहीं, आगे जाके टेबल के अंदर मजीद बात बाजी हो जाएगी। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक जायज है बशर्ते के, प्रोवाइडेड है, खालिस माल रिबवी। खालिस माल रिबवी मिसाल के तौर पर तलवार की आप मिसाल रखें, खालिस माल रिबवी क्या है, गोल्ड। मखलूत में शामिल माल रिबवी, मखलूत से मुराद तलवार में जो माल रिबवी है उससे ज्यादा होगा। यानी अगर गोल्ड कॉइन्स जो है वो तलवार के अंदर जो गोल्ड लगा हुआ है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, दोबारा सुने, खालिस माल रिबवी जो आपका गोल्ड दीनार है, वो मखलूत में जो गोल्ड लगा हुआ है, जो तलवार पे गोल्ड लगा हुआ है, उससे अगर ज्यादा होगा तो जायज होगा, कम होगा तो जायज नहीं होगा। सवाल ये कि ज्यादा कैसे हो गया। यानी मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि मैं हाइपोथेटिकल फिगर करता हूँ कि दिनार जो है, फॉर एग्जाम्पल आप दिनार की मिसाल ही ना लें, आपको गोल्ड, मैंने एक गोल्ड दिया है, मेरे पास 500 ग्राम का गोल्ड पड़ा हुआ है, और मैंने क्या किया है कि मैं ना एक तलवार खरीदना चाह रहा हूँ जिसमें 300 ग्राम गोल्ड लगा हुआ है, सेम वैल्यू का। और बाकी जो तलवार है फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैंने 300 ग्राम दे रहा हूँ, 300 ग्राम की तलवार, मैं 300 ग्राम का गोल्ड दे रहा हूँ, और उसके इवज में ऐसी तलवार ले रहा हूँ जिसमें 200 ग्राम का गोल्ड लगा हुआ है, और बाकी जो वो कीमत, वो तलवार की कीमत है। ठीक है। तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक जो आपने 300 दिनार दिए हैं, सॉरी 300 ग्राम दिए हैं, उसमें से जो 200 ग्राम है वो इक्वल हो जाएंगे किसके, 200 ग्राम गोल्ड के। तो इक्वल अमाउंट में अंदर ट्रांजेक्शन तो जायज है। जैसे मिसाल के तौर पे 100 दिनार के बदले 100 दिनार खरीदना जायज है, 1 किलो खजूर के बदले 1 किलो खजूर तो जायज है, रिबल फजल नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्वल हो गए। अब एक्स्ट्रा जो है गोल्ड, अब आपके पास एक एक्स्ट्रा ग्राम गोल्ड पड़ा हुआ है जिसके एवज, तो वो कहते हैं वो असल में एक एक्स्ट्रा ग्राम वो बेसिकली अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट, तलवार के अगेंस्ट। तो वो असल में तलवार की कीमत, अब गोल्ड की कीमत नहीं, गोल्ड की कीमत गोल्ड के बराबर हो गई, और जो एक्स्ट्रा है वो तलवार की कीमत है। असल में वो बंदा असल में ऑब्वियसली नेचुरली भी अगर आप देखें, जरा सोचें कि ऑब्वियसली अगर 200 ग्राम के अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, और वो 300 ग्राम ले रहा है, तो डेफिनेटली उसके भी जेहन में ये बात होगा ना कि यार 200 ग्राम लगा हुआ है, तुम मुझे 200 ग्राम दे रहे हो, तो 200 ग्राम तो तुम्हारी इसकी कीमत होगी 200 ग्राम की, इसके ऊपर जो 100 ग्राम मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तुमसे, वो बेसिकली तलवार की कीमत है। तो इमाम हनीफा ने कहा कि वो अपने जहन में वो खुद ब खुद ये असल में डिवीजन हो जाती है खुद ब खुद नेचुरली। तो उन्होंने कहा ये इस तरीके से इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो ज्यादा हो, लेकिन अगर कम होगा फिर मसला नहीं, क्योंकि कम होगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे, कम तो हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पे 200 ग्राम की गोल्ड लगा हुआ है, एक तलवार भी है साथ, और आप 100 ग्राम की जो है ना गोल्ड के जरिए खरीद रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये चीज जायज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है, तो क्लियर क्लियर रेबल फबल। ठीक है। लेकिन उसकी बन सकती है कि ऑब्वियसली एक बंदा जब वो बेचेगा तलवार, खरीद अपनी तलवार बेच रहा होगा, तो वो डेफिनेटली ये कहेगा, आप कहेगा जी आप मुझसे 300 ग्राम क्यों मांग रहे हो, उनसे कहो 200 ग्राम तो तलवार पे लगेगा, तो 200 ग्राम तो उसका आपने मुझे देना है। ठीक है ना। लेकिन ऊपर जो है 100 ग्राम मैं आपसे तलवार मांग रहा हूँ, वो बेसिकली तलवार का है, वो उस गोल्ड का नहीं है जो गोल्ड लगा हुआ है। तो ये इमाम मुनीफा रहिमहुल्लाह की अपनी, ये उनकी फिक्र है, ये उनकी समझ है। ठीक है, ये उनकी राय है। अगेन इससे इख्तिलाफ हो सकता है और उनसे भी हो सकता है।
लेकिन बहरहाल जो चीज ज्यादा फीजिबल है, ये एक किस्म का ना हीला सा लगता है, वल्लाहु आलम। अगेन बहुत बड़े इमाम है, मैं कौन होता हूँ ये बात करने वाला, लेकिन बहरहाल जो उलमा मुखालिफिन है, इस राय के मुखालिफ हैं, वो जाहिर है इस बात को नहीं मानते, और मेजोरिटी उलमा की राय के खिलाफ ही है। अगेन ये तो अपने जहन में आपने बना लिया ना, इतना तो बंदा कोई भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा होता, कोई बंदा कहता है जी 100 के बदले जो है ना वो, अगर हम 200 ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक ही चीज एक ही जिन्स के अंदर, अगर 100 बदले तो इसके बराबर है, और इसके ऊपर जो है ना फलां के बराबर, वो अपनी तरफ से कोई बंदा कर ले। ये तो तरीका ठीक नहीं है, मतलब शरीयत के अंदर एक किस्म का आपने गुंजाइश नहीं करी। बार इमाम मुनफा की राय है, हमें उनका एहतराम है। आगे हम अगरचे मुझसे इख्तिलाफ करते हैं। आगे चलते हैं जी। तीसरी है, बाज हनाबिला और शाफिया का मौक़िफ़ क्या है। बाज हनाबिला और शाफिया कहते हैं कि इसके अंदर आपको जो है ना वो खालिस माले रिद्दी, खालिस माले रिद्दी से मुराद ये है कि वो 300 ग्राम जो मैं कह रहा हूँ ना, 300 ग्राम जो गोल्ड है अगेंस्ट 200 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड तलवार एंड स्वॉर्ड, ठीक है। तो खालिस माले रिद्दी को कहते हैं, खालिस माले रिद्दी को छोड़ दें, आप सिर्फ देखें मखलूत माले रिद्दी में। अगर मखलूत में अक्सर माले रिद्दी हो तो खालिस, अगर मखलूत में अक्सर माले रिद्दी हो तो खालिस माले रिद्दी से बैर करना जायज नाजायज है। और अगर मखलूत में गैर रिद्दी माल ज्यादा और माले रिद्दी कम हो तो खालिस माले रिद्दी से बैर जायज है। क्या मतलब, उन्होंने कहा कि आप ये छोड़ें, आप माले रिद्दी को नहीं डाल। उसने कहा अगर फॉर एग्जाम्पल तलवार है, तलवार के अंदर गोल्ड कितना लगा हुआ है, क्या गोल्ड ज्यादा है और तलवार कम है, यानी गोल्ड का जो मटेरियल है जिसके अगेंस्ट आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वैल्यू नहीं, उसकी उसकी हम कमियत को देख रहे हैं ना, कमियत को देख रहे हैं, कमियत की बात कर रहे हैं कि 200 ग्राम वर्सेस 200 ग्राम, यानी हाउ मच अमाउंट, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि अगर तो तलवार ज्यादा है और गोल्ड कम है, फिर तो जायज है। लेकिन अगर तलवार कम और गोल्ड ज्यादा है, यानी इतना ज्यादा गोल्ड लगा हुआ है कि तलवार उसमें कम है और गोल्ड ज्यादा, मिसाल के तौर पर 1 किलो या 3 किलो का गोल्ड लगा हुआ है, और आप 2-3 किलो के ही अगेंस्ट खरीद रहे हो, या फिर 3 किलो 4 किलो के अगेंस्ट खरीद रहे हो गोल्ड के, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ। तो तलवार जाहिर है वो ज्यादा से ज्यादा किलो की होगी, 1.5 किलो का ब्लेड होगा, उसका अगर आप वो भी लगा दें, बाकी चीजें लगा लें, वो कोई 1.5 किलो की, लेकिन गोल्ड ज्यादा है, तो कहते हैं इसका नाजायज है, ये नाजायज है। तो मखलूत मखलूत माल के अंदर माल रिज़्ज़ी कम होना चाहिए, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और ये अक्सर बाज हनाबिला और शाफिया का मौक़िफ़ है, और यही आमतौर पे अक्सर आजकल के अरब उलमा इसी का ही फतवा देते हैं। अच्छा, इसकी लॉजिक मुझे पता है क्या समझ आती है, वल्लाहु आलम। इसकी लॉजिक ये समझ आती है कि शायद, देखिए, अल-हुक्मु अलल अक्सर, अल-हुक्मु अलल अक्सर, ये कायदा है कि हुक्म जो लगता है वो अक्सरियत पे लगता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तलवार के अंदर गोल्ड ज्यादा है, इसका मतलब है कि असल चीज क्या है, ये असल में एक गोल्ड ही है, और आप गोल्ड के बस गोल्ड की बै कर रहे हैं, और इसके अंदर कोई चीज जायज नहीं। लेकिन अगर तलवार ज्यादा गोल्ड कम है तो अल हुक्म अल अगलब या अल अक्सर की बात करें तो मेनली ये तलवार है, गोल्ड कम है, इसीलिए जायज जायज है। यानी छोटी मोटी एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी छोटी मोटी इम्प्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन मेजोरिटी नहीं है। लेकिन मेजोरिटी हुक्म जो है वो गालिब चीज पे लगता है, अक्सरियत पे लगता है। तो अल्लाह वाला मुझे इनकी ये लॉजिक समझ आती है। बार ये तीन आरा आपके सामने है, और मैंने कहा तीसरी राय जो है ज्यादातर फॉलो की जाती है। अब आइए जरा इसको मैं टेबल की फॉर्म में शेयर के साथ लिंक करता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। अब आपने एक बंदा गया कंपनी में शेयर लेना, मिसाल के तौर पे एक शेयर खरीदने गया वो, ठीक है ना। 10 रुपए का एक शेयर है, उसने 10 रुपए का शेयर खरीदना है। कंपनी जो है, कंपनी किस चीज का कॉम्बिनेशन है, मलगूबा है। 5 रुपए नकद का मलगूबा है और 5 रुपए उसमें असास है। कंपनी की 10 रुपए की कीमत है, 10 रुपए ही मांग रही है आपसे, यानी एक एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, और 10 रुपए ही मांग रही है। उसमें से डिवीजन ऐसी है कि 5 रुपए ये है नकूद है, 5 रुपए असासे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक जो है जायज है, क्यों, उन्होंने कहा था खालिस माले रिद्दी मखलूत में माले रिद्दी से जायद होना चाहिए। देखें, खालिस माले रिद्दी ये मखलूत में माले रिद्दी कौन सा है, नकूद, यहाँ पे नकूद है ना, तो ये माले रिद्दी हो गया, से ज्यादा होना चाहिए। तो 10 रुपए देखें 5 रुपए से ज्यादा है, तो वो कहते हैं जायज है। ना बराबर होने चाहिए ना उससे कम। दूसरी कंडीशन में देखें, 8 रुपए की नकूद है, 2 रुपए के असासे हैं, ना बराबर होने चाहिए ना कम, तो ये नाजायज है, क्योंकि बाकी 2 रुपए की कीमत की गई।
इमाम मुनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक जो है, अगर 10 रुपए का, अगर आप 10 रुपए का शेयर है, यानी फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन आप 8 रुपए में खरीद रहे हो, और उसकी डिवीजन ये है कि 8 रुपए के नकूद है जो माली रिजी है, और 2 रुपए के असासे हैं, तो ये तो इसके बराबर हो गया। लेकिन ये 2 रुपए जो है एक्स्ट्रा है, ये क्या हो गया, ये अब ऑब्वियसली एडिशन होगी, तो ये अब रिबल फजल बन गया इमाम मुनीफा के नजदीक। यहाँ पे रिबल फजल नहीं बन रहा, क्योंकि असासे जो है वाकई कर गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रिबल फजल बन गया। तो असासे 5 रुपए के, नकूद 5 रुपए, वो 5 रुपए ही होंगे, ये 10 रुपए के बराबर हो गए, जायज है बराबर। 10 रुपए से ज्यादा यानी इसे होना चाहिए, यानी मखलूत माल में माले रिबी से इसको ज्यादा होती, तो 10 रुपए 5 रुपए से ज्यादा है, बराबर नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ पे बराबर है, या कम नहीं होना चाहिए, इससे कम कीमत होती तब भी नहीं जायज है, ठीक है ना, ये उनकी राय। इमाम शाफी के नजदीक अगर आप देखें, उनके नजदीक तो हर हालत में नाजायज है। उन्होंने कहा कि रिबी और गैर रिबी माल को जुदा करके ही फैसला किया जाएगा। अब आ जाए जी बाज हनफिया और शाफिया के नजदीक। इनके नजदीक मखलूत माल में माले रिबी कम होना चाहिए। मखलूत माल में देखें, यहाँ पे नाजायज है क्योंकि माले रिबी ज्यादा है। उन्होंने कहा था कम होना चाहिए, क्योंकि हुक्म किस पर लगता है, ज्यादा पर। तो मेनली अगर आपकी कंपनी में कैश ज्यादा पड़ा हुआ है और दूसरे असासे कम है, इसका मतलब है कंपनी असल में है ही कैश ऑन, तो ये नाजायज है, क्योंकि आप कैश के बदले आप कैश खरीद रहे हो, क्योंकि हुक्म अक्सर पे लगता है। तो मैं बात कर रहा था, बात शाफिया और हनाबिला की बात मैं कर रहा था। तो अब शाफिया और हनाबिला को देखें, यहाँ पे देखें, उनके नजदीक मखलूत माल में माले रिबी कम होना चाहिए, तो तब खारिज माले रिबी से उनकी जाए। तो 10 रुपए का शेयर है जी, इधर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, 1000 रुपए भी हो सकती है, 10 रुपए होती है। तो 8 रुपए का क्या हो गया, नकूद हो गए, तो ये क्या है, 2 रुपए। इनका आपस में ही आपने कंपैरिजन करना, आपने इसके साथ कंपैरिजन ही नहीं करना। इमाम मुनीफा के नजदीक तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। तो इनके नजदीक इनको जो है ना, 8 रुपए को 2 रुपए से कंपेयर करें, ज्यादा क्या है, खालिश माली रिब्बी है, यानी सॉरी माली रिब्बी ज्यादा है मखलूत में, तो इसीलिए नाजायज है, क्योंकि अब ये असल में कैश है, और इसका मतलब ये है कि आप कैश के बदले कैश ही उसकी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके मुखालिफ अगर आप मखलूत माल को देखें, तो मखलूत माल के अंदर आपके सामने नकूद कम है और असासे ज्यादा है, तो असल में आप असासों को खरीद रहे हैं। थोड़ा सा अगरचे कैश मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको आपको हुक्म चूंकि अक्सर ये अगलत पे लगता है, तो इसलिए आप इसको लगा रहे हैं, तो इसकी जायज। तो ये आपके सामने जी पूरा पूरा के शेयर्स की खरीदो फरोख्त का शरीकम है। तो पता ये चला कि आपने जब भी शेयर खरीदने कंपनी के, तो अब आपने ऐसे ही नहीं खरीदने में, आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि अरब उलमा आजकल इसके मुताबिक फैसला देते हैं अक्सर उलमा, जो शाफी और हनाबिला का मौकफ है। तो आप देख लें जनरली कि आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई शेयर खरीदने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलनी है, उनकी वेबसाइट पे जाके वहां पे देखनी है कि उनके एसेट्स एसेट्स ना आ रहे होंगे वहां पे। एसेट्स का मतलब है असासे, तो आपने उनके एसेट्स देख रहे हैं, और टोटल एसेट्स में आपने देखना है। असल में ना एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक एसेट्स होते हैं जिनको करंट एसेट्स कहते हैं, और इनको एक को कहते हैं, एक करंट एसेट्स होते हैं और एक होते हैं क्या कहते हैं, मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गया। नहीं नहीं, एक करंट एसेट्स होते हैं और दूसरे कौन से एसेट्स होते हैं, नॉन फिक्स्ड करंट एसेट्स, एसेट्स। सॉरी जज़ाकल्लाह। एक होते हैं करंट करंट एसेट्स होते हैं, और एक नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और एक करंट लाइबिलिटीज होती है और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। करंट एसेट्स बेसिकली वो होते हैं ऐसे एसेट्स तो बिल्कुल ना जल्दी कैश में बदल सकते हैं आप उसको, जिसमें कैश इटसेल्फ है, जिसको आप फौरन फरोख्त कर सकते हैं, यानी जिसको फौरन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल कैश हो गया, या इस तरह की चीजें हो गई ना। इसी तरीके से जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, गाड़ी होगी, जिसने कोई 25 साल गुजारने हैं, 20-25 साल, 10-15 साल गुजारने में, मशीनरी होगी ना। आपने क्या करना है, जब भी आपने शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने कैश को देखना है, और उसके अलावा जितने एसेट्स हैं टोटल, उनको देखना है इस राय के मुताबिक। जो दूसरी राय मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, शाफी और हनाबिला में, तो अगर तो मेजोरिटी कैश बहुत ज्यादा है और बाकी असासे कम है, तो आम आप क्या करेंगे, आप उसकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, आप उस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते, ठीक है। लेकिन अगर ऑपोजिट हो, ऑपोजिट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल उनके एसेट्स कैश जो है वो कम है और बाकी एसेट ज्यादा है, तो फिर आप उसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपको जनरली बात बताऊं, उसूली तौर पे आमतौर पे होता है कि कैश रिजर्व कम होते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे होता है कि कंपनी के कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है और बाकी एसेट्स कम है। ये बहुत कम ऐसा होता है।
ठीक है ना। तो कम ही होता है, तो आपका ज्यादा चांसेस है इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इमाम शाफी और बाज हनाबिला और आजकल के बाज जो मुताखिरीन है या मुआसिर उलमा है, जाहिर है उनकी राय के मुताबिक मेजोरिटी इसी तरफ कायल है। लेकिन बहरहाल एहतियात क्या है इस वक्त, सबसे एहतियाती मौकफ जो है वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह का है। जो बंदा इस लेवल पे बच सकता है तो उसको चाहिए कि वो बचे, और एहतियाती पहलू यही है कि आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना ही हो, तो अच्छी बात है। तो ये उसका जी शरीयत का हुक्म है ओवरऑल। तो आपने ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आइंदा से आपने क्या करना है उसको आपने एक दफा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आपने देखना है। अब आगे आते हैं जी बकिया शराइत। हाँ, तो पहली शर्त ये हो गई, पहली शर्त जरा दबा जाते हैं पीछे। ये बेसिकली मैंने ये तीन चीजें ना, इन तीन पॉइंट्स को टेबल फॉर्म में जिक्र किया है आसानी के लिए। आप इस टेबल को इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन जब आपके साथ शेयर की जाएगी तो आप उसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आसान है, कोई मसला नहीं है। तो पहली शर्त ये है, कंपनी के असासे सिर्फ नकद की शक्ल में ना हो। अगर अभी तक किसी किस्म के जामिद असासे हैं तो नौयत सामान की इजाजत नहीं खरीदे गए, तो इस सूरत में शेयर की खरीदो फरोख्त इसकी फेस वैल्यू से कम बेश पर जायज नहीं है। पहले जिक्र हो गया। अब मखलूत माल हो तो उसमें क्या है, उसमें तीन चीजें हम जो है ना वो तीसरी राय को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि आम उलमा की राय यही है बहरहाल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आप बाउंड नहीं है, आप इंशाल्लाह दूसरी राय भी अपना सकते हैं। आगे इसकी डिटेल्स क्या है, इनके बहसो मुबाहिसा क्या है आपस में, इनके दिल्ला क्या है और उनके बैक एंड फोर्थ जवाबात क्या है, एक लंबी डिस्कशन है, जाहिर है जिसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन मसला मैंने आपके सामने इंशाल्लाह रख लिया। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है जी, ये उसकी टेबुलर फॉर्म में वजाहत है। दूसरी कंडीशन ये, कंपनी एक हलाल काम करती हो। अगर कंपनी का असल कारोबार ही हराम हो तो इसके लिए शेयर लेना जायज नहीं है। तो कंपनी, पहली बात ये भी, दूसरी कंडीशन उलमा ने, और ये भी इत्तेफाक है तमाम उलमा के नजदीक, ये कंपनी है ही शराब बनाने वाली कंपनी। आप कह रही मैं तो शेयर खरीद रहा हूँ, शराब मैं थोड़ी बनूंगा। मे भी आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं और आप कंपनी की मलकियत अब आपके पास आ जाएगी, और शेयर जो है कंपनी की मलकियत की नुमाइंदगी है, तो आपको उस बात की इजाजत नहीं है। तो असल काम जिस कंपनी का हराम हो, जो भी हो काम, अगर हराम हो तो वो जायज नहीं है। सवाल ये है कि अगर असल काम हलाल हो, असल में कंपनी हलाल काम करती हो लेकिन कुछ हराम चीजों में भी इन्वॉल्व हो, मतलब सूद में भी पैसा लिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे मिसाल के तौर पर बिजनेस के जनरल, और आमतौर पर ये कंपनीज ये करती हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल कंपनीज, नेस्ले हो गया, कोका कोला हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, एप्पल हो गया, ये सारी कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है। डेफिनेटली इनके स्टॉक एक्सचेंज पर इनके शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। तो आप देखेंगे अक्सर इन्होंने डेट लिया होता है, कर्जा लिया होता है बैंकों से बहुत ज्यादा। और क्यों लिया होता है? क्योंकि कर्जा लेने में इनको फायदा होता है। कर्जा लेने के मल्टीपल फायदे हैं। बल्कि अगर आप देखें तो फाइनेंशियली फाइनेंशियली इस बात को यानी प्रमोट किया जाता है कि आप कर्जे के ऊपर पैसा कंपनी को रन करें, आप शेयर ना बेचें। क्योंकि मैंने बताया था कि कंपनी के अंदर पैसा किसके जरिए आता है, कर्जे से भी आता है और इस तरीके से शेयर से भी आता है। याद है ना आपको, शुरू में आपको मैंने बताई थी पॉइंट। तो अब होता ये है कि जब आप शेयर के थ्रू जब आप पैसा आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कंपनी के मालिक बढ़ा रहे हैं, और जितने कंपनी के मालिक होते हैं ज्यादा, उतना ज्यादा कंपनी को रन करना मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली हर बंदा क्या करेगा, कंपनी के अंदर जो है वो जो है ना डाइल्यूट होती रहेगी अथॉरिटी। ज्यादा ज्यादा मालिक बनेंगे तो इतने कम मालिक होंगे उतना ज्यादा आसान होगा। जितना बड़ा एक मालिक, मिसाल के तौर पर एक बंदा 80 शेयर का शेयर होल्डर है कंपनी के अंदर, उसकी बात चलेगी, ठीक है ना, उसकी बात की अहमियत होगी। ऑन द कॉन्ट्री, दो बंदों ने, मिसाल के तौर पर कंपनी के 100 शेयर है, एक बंदे ने 80 शेयर खरीदे हैं, बाकी दो बंदे जिन्होंने 10-10 खरीदे हुए हैं, आपके आपके ख्याल में किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी? अब इसकी 80 शेयर होल्डर की। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है उसने उसके ये 80 शेयर उसे बेचती है कोई 80 बंदों के अंदर, तो ऑब्वियसली अब कौन ज्यादा ताकतवर हो गया, वो 10-10 वाले। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो भी बेच देते हैं तो डेफिनेटली होता ये कि बहुत ज्यादा मालिक हो गए कंपनी के अंदर। तो अब होता ये है कि वो डाइल्यूट हो जाती है चीजें और मसाइल होते हैं, और उसके अंदर में अथॉरिटी डाइल्यूट हो जाती है और भी बड़े मसाइल होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी चीज जो फायदा होती है वो ये होता है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो आपको हुकूमत की तरफ से फायदा मिलता है, क्योंकि आप बैंक से कर्जा ले रहे हैं आप, और एक कर्जा लेने पर आपको टैक्स इजेशन मिलती है, टैक्स रिलैक्सेशन मिलती है, यानी आपको टैक्स कम पड़ता है बाहर के मुल्कों में। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर के मुल्कों में, इंग्लैंड अमेरिका के अंदर, अगर आपने कर्जा लिया है तो उस पर आपको टैक्स माफ होता है कई एतबार से। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने शेयर के थ्रू पैसा लेके आए हैं कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर आपको टैक्स पड़ता है, आपको टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी बेवकूफ है कि वो क्या करे, वो अपने जो है टैक्स दे ज्यादा।
तो ज्यादातर कोशिश होती है, लेकिन ऑब्वियसली लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है आपके, आप पूरे कर्जे से कंपनी नहीं चला सकते। तुम्हारे लिए पूरी ये लंबी चौड़ी बहस है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी का असल कारोबार अगर हराम है तो फिर जायज नहीं है, लेकिन अगर मिक्स है कि कंपनी जो है वो सूद भी ले रही है, सूद पे भी कारोबार कर रही है, लेकिन मेनली यानी सूद पे पैसा लिया हुआ है उसने, तो ऐसी कंपनी के बारे में क्या हुक्म है? आइए इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तीसरी शर्त ये कि अगर कंपनी असलन तो हलाल काम करती है पर सूद पर कर्जा लेती है, या फिर कोई और काम भी चलाएगा, मिसाल के तौर पर एक बड़ी कंपनी है, वो दूध का कारोबार करती है, लेकिन एक छोटी सी और कंपनी खोली जिसमें शराब चल रही है, वो कंपनी इसकी मालिक है, तो उसके बारे में क्या होगा? या फिर सूद पर कर्जा लेती है, तो चूंकि ये एक जिमनी कारोबार है तो इसके शेयर खरीदना नाजायज है, बशर्ते कि इससे सूद के खिलाफ आवाज उठाई जाए और इससे ऐलान बरात किया जाए। कंपनी अगर से हराम और गुनाह के काम में मुलविस है पर इसके माल में सूद शामिल है, ऐसा ये मौलाना मेरा ख्याल है अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह गालिबन उनकी राय है, वल्लाहु आलम, मुझे याद भूल गई किनकी राय थी, पर अहनाफ में से एक आलिम दीन है, उनकी राय है और उनके फतवे को माना जाता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी इस फतवे को मेरा ख्याल है इंडोर्स किया है। उनके नजदीक अगरचे ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, और कई अरब उलमा के जिनके मैंने फतावे पढ़े हैं और उनके लिंक्स मैंने आपके साथ दिए हैं, वो इस बात के कायल नहीं है। वो कहते हैं कि कंपनी अगर असल तो हलाल काम करती है लेकिन सूद पर कर्जा लेती है या इस तरह की कोई बुराई में इन्वॉल्व है, लेकिन वो उसका मेन काम नहीं है, तो आपके पास दो जरिए, एक तो ये कि या तो आप ऐसा करें, दो काम करना है आपने, दो कंडीशन, अगर आप वो दो कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो फिर आप इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। वो कहते हैं आप ये काम करें कि सूद के खिलाफ आवाज उठाएं, यानी कंपनी को ऑफिशियली ये कहें कि आप सूद में एज अ मालिक, एज अ शेयर होल्डर, आप कंपनी से कहें कि एज अ शेयर होल्डर मेरी आपसे ये तकाजा है कंपनी से, सीईओ को आप लिखें लेटर, ये जो भी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको कहें कि ऐसा करें कि आप सूद ना लें, मैं मालिक हूं और मैं आपको हुक्म देता हूँ इस बात का। अब ऑब्वियसली अगर तो वो मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो आपका फर्ज अदा हो गया क्योंकि आपने आवाज उठा ली। सवाल ही पैदा होता है इसका फायदा ही कोई नहीं है, ऑब्वियसली वो आपकी वजह से क्यों नहीं करेंगे, अनलेस कि आप कोई इतने बड़े शेयर होल्डर हो कि आपकी वजह से उनको थ्रेट हो कि आपके यानी इन्वेस्टमेंट से आप जो है ना उनके बोर्ड को चेंज कर सकते हैं, या एनुअल जनरल मीटिंग उनकी ना, असल में कंपनी की ना एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक सालाना मीटिंग होती है। उस सालाना मीटिंग के अंदर क्या होता है कि तमाम शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और कंपनी के जो बड़े बड़े मामला है ना उनको डिस्कस किया जाता है। डायरेक्टर्स जो है ना अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं, वो उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं सारे जितने भी हो, उन सबको इनवाइट किया जाता है। तो जो पावरफुल शेयर होल्डर होता है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर जिसने 80 शेयर लिए हैं, 80% शेयर का मालिक है, वो फॉर एग्जाम्पल बहुत पावरफुल होता है और वो पता नहीं बात को वीटो भी कर सकता है, बड़ा कुछ कर सकता है। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल हो तो वो कह दे जी फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं करा, तो डेफिनेटली कंपनी मानेगी, बात मानेगी। लेकिन एक बंदा मिसाल के तौर पर मुझे जैसा बेचारा गरीब आदमी, उसने कोई थोड़े से शेयर लेने हैं, 100-200 शेयर लेने हैं, और बाकी जो है ना वो लाखों शेयर और लोगों के पास है, तो बेदीन लोगों के पास या फिर नॉन मुस्लिम्स के पास, तो मेरी मेरी इस तरह की बात करने से क्या फायदा होगा? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी, आपकी तरफ से यानी आपकी तरफ से वो एक हक अदा हो जाएगा कि आपने जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई है, क्योंकि अगर आपने आवाज उठाई ना तो आप अल्लाह ताला के यहाँ जिम्मेदार है। तो मान ये उनकी अपनी एक राय है। तो उन्होंने कहा पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा कि अब ऑब्वियसली होगा क्या कि जितना आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होगा कि कंपनी ने सूद लिया है, सूद पे काम कर रही है, आपने क्या करना है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि अच्छा कंपनी कितना सूद दे रही है, और आपने क्या, क्योंकि जाहिर है वो परसेंटेज जो सूद ले रही है कंपनी, या दे रही है, सॉरी एग्जाम्पल, सॉरी दे रही है, ले नहीं रही, तो उसने कहा वो जो कंपनी सूद दे रही है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट कर रही है और इन्वेस्ट करने के बाद उससे बेनिफिट हो रहा है, तो आपने क्या करना है उतनी परसेंटेज अपने मुनाफे से आपने ज़कात दे देना है, ये समझते हुए कि ये जो है ना सूद के अगेंस्ट में निकाल रहा हूँ ताकि मेरा माल पाक हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि इससे ये होगा कि असल में देखें, वो कहते हैं इनके नजदीक एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये कहते हैं कि देखें जो सूद लेने वाला है ना, सूद लेने वाला वो दो गुना करता है, एक तो ये कि वो हराम भी खाता है, और दूसरी बात है ऑब्वियसली वो सूद का काम कर रहा है, बुराई का काम कर रहा है। ठीक है ना? वो दो गुना कर रहा है, यानी जाहिर है जब उसने पैसा दिया कर्जे पर, उसके बाद उसने सूद लिया, तो उसके पास मिसाल के तौर पे 100 रुपए दिए और उसके बाद 110 रुपए वापस लिए, तो अब 10 रुपए उसके पास उसकी जेब में आए, ये एक अलग गुना है, और इस तरीके से सूद को जो काम कर रहा है वो अलग गुना, ये दो गुना कर रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो सूद देने वाला है, जो कर्जा ले रहा है, वो एक गुना कर रहा है, वो गुना ही कर रहा है, तो वो सूद तो ऑब्वियसली सूद में इन्वॉल्व हो रहा है, सूद दे रहा है, लेकिन उसके माल के अंदर हलाल हराम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने उसने तो अपने माल के अंदर हराम माल शामिल ही नहीं किया, सूद तो ले नहीं रहा, वो सूद तो वो दे रहा है, तो वो तो अपने माल से पैसा निकाल रहा है, लेके नहीं आ रहा।
तो ऐसे बंदे को कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके माल के अंदर हराम माल नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि कंपनी जो है उसके पैसे को इस्तेमाल करके, इन्वेस्ट करके पैसा कमा रही है, तो उसकी मुनाफे के अंदर उसका जो मुनाफा जो कंपनी उसको दे रही है, उसका पैसा सूद पे ले, यानी उसके पैसे को इस्तेमाल करके, और कंपनी जो है ना उसके बिहाफ पे सूद लेके कर रही है। तो जितनी उसकी परसेंटेज की मलकियत है, आप उसमें से देख लें कि कंपनी के पास कितना जो है ना वो यानी कर्जा है जिसमें वो सूद दे रही है बैंक को, और उसने जाहिर है वो पैसे लेके बैंक से उसे इन्वेस्ट किए होंगे। तो जो मुनाफा आएगा, तो आप अपने में से उतना परसेंट अपना, मिसाल के तौर पे कंपनी का ओवरऑल जो है वो, उसने 2% उसने क्या किया हुआ है कि अपना पैसा जो है वो बैंक से लिया हुआ है, और उसमें से वो फॉर एग्जाम्पल वो जो है ना, मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि 0.5% वो क्या कर रही है, वो सूद दे रही है फॉर एग्जाम्पल। तो आप ऐसा करें कि जब आपके पास मुनाफा आएगा, तो आपने क्या करना है कि अपने मुनाफे से 0.5% अल्लाह की राह में दे देना है। और आपने उसको कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि जाहिर है आपका पैसा कुछ हिस्सा सूद पे भी लगा है। ठीक है ना? तो अच्छा, उसके अंदर आपने नियत ये करनी है कि ये, इससे मुझे कोई सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर है सूद के मामले में आप उसको अल्लाह की राह में दे रहे हो, तो अल्लाह की राह में तो साफ और पाक माल ही जो है वो खर्च किया जाता है, तो ऐसा माल नहीं खर्च किया जाता। तो आपने इसकी कोई बगैर सवाब की नीयत से उसको निकालना, ये एक राय है उनकी। बहरहाल दीगर अहले इल्म जो खासतौर पर अरब उलमा है, वो इसकी इजाजत नहीं देते, वो इसके कायल नहीं है, वो नहीं समझते कि ये दुरुस्त है। वो कहते हैं जी, बात सीधी सी बात ये है कि सूद की अमीज़श, चाहे आप दो चाहे आप लो, ये दोनों गलत है। ये तफरीक करना कि जी मेरे माल में सूद नहीं शामिल, या मैं इतना अल्लाह की राह में दे दूं, ये तो ऐसे ही है। एक मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो किसी से कर्जा ले बैंक से, और कर्जा लेने के बाद क्या करे, उसको इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्ट करने के बाद उससे क्या करे कि पैसे जनरेट हो, तो बैंक को कर्जा भी, सूद भी वापस देखे। जी मुझे तो सूद पानी, मैंने तो सूद दिया है। चलो गुनाह हो गया, तो गुनाह को माफ करने के लिए तरीका ये है कि जितना परसेंट मैंने मुनाफा कमाया है, तो उसमें से इतना परसेंट जितना मैंने सूद दिया है, उतना परसेंट मैं क्या करूंगा कि उतना परसेंट मैं अल्लाह की राह में दे देता हूँ, इस तरह मैं माफ। इस तरह क्या तरीका है? ये तो तरीका नहीं है ना। तो उलमा कहते हैं ये चीज दुरुस्त नहीं। उसने बात जो मैंने अरब उलमा की पढ़ी है, उन्होंने इस बात पे सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा सही बात यही है कि इस तरीके से ऐसे कंपनी जिसके अंदर सूद लिया लेना देना होता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसके शेयर नहीं खरीदने पड़े। अगेन आपको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप बस स्टॉक एक्सचेंज में जाए, वहां जाके कुछ शेयर खरीदिए और बेचिए। नहीं, आपको क्या करना है, बाकायदा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, और उस तरह के मसाइल देख के फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इंसान, इसका मतलब शेयर में इन्वेस्टमेंट करे ही ना, क्योंकि मेजोरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, इक्का दुक्का कोई शायद ऐसी कंपनी होगी, बहुत ही कोई अल्लाह वाला कोई नेक आदमी होगा जिसने ऐसा काम नहीं किया होगा, बल्कि मेजोरिटी क्या करते हैं, इवन मुसलमान भी, जब कंपनीज होती है, जाहिर है जब बड़ी कंपनीज हो जाती है, अब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अब वो कंपनी जो है वो आपके शेयर होल्डर्स के कंट्रोल में इतनी नहीं रहती। तो, तो अब क्या होगा कि वो डेफिनेटली कर्जा, सूद पे कर्जा लेन देन हो रहा होगा। तो वो कहते हैं कि अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि बस फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं तो ये समझता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, वल्लाहु आलम। बाकी अगर कुछ उलमा ने इजाजत दी है, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने और इस तरह के लोगों ने, अगर कोई मुतमईन होता है और समझता है कि उनका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ठीक है, और इस तरह गुंजाइश निकाल सकती है क्योंकि मजबूर है इस तरह, तो अब निजाम ऐसा बन गया, तो बाहर वल्लाहु आलम, मैं उनको क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा दिल मुतमईन इस पर नहीं होता। चौथी शर्त क्या है कि अगर कंपनी कर्जा देकर सूद ले, तो जितना माल कर्जे से हासिल हुआ है, इसकी परसेंटेज डिविडेंड से निकाल कर बगैर तवाफी नहीं। वही वाली बात है, असल सॉरी, मैंने इसको अलग शर्त बना रही है, अलग शर्त नहीं है, एक ही बात है। ठीक है ना? तो बेसिकली तीसरी और चौथा पॉइंट एक ही है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी का हलाल काम करती हो, वो वाली बात है। तीसरा काम ये कि अगर बुनियादी तौर पे हलाल काम करती है लेकिन कुछ हराम है, तो उसमें से एक काम ये करे कि ऐलान करे, ऐलान बरात करे, बाकायदा डायरेक्टर से कहे कि मेरा इससे कोई हिस्सा नहीं है, उसको बंद किया जाए। अगर ना करे तो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज ये करे कि जो उसको डिविडेंड मिलते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं जो इनकम कंपनी आपको देती है साल साल में खर्चे निकालने के बाद। असल में होता है ये कि कंपनी जब साल के अंदर जब उसने प्रॉफिट वाला काम करके और उसमें से खर्चे खुर्चे निकाल के, सूद दे के, जो उसने कमिटमेंट्स होती हैं वो पूरी करने के बाद जो पैसा खालिस, जो नेट प्रॉफिट होता है ना, उसको मिसाल के तौर पे उसको 100 रुपए आपको नेट प्रॉफिट हुआ, यानी सारे खर्चे निकाल के, मिसाल के तौर पे 1000 रुपए हुआ। 1000 रुपए में से आपने सारे खर्चे खुर्चे निकाल के, सैलरीज दे के, सारे सूद भी जो कर्जे लिए होते उसकी बुनियाद दे दी के, आगे रह गया पीछे 100 रुपए। अब कंपनी क्या करती है कि उस 100 रुपए में से कुछ को क्या कहते हैं, कुछ पैसे को अपने पास स्टोर कर लेती है, जिसको रिजर्व कहते हैं। ठीक है ना? जाहिर है आपने कुछ पैसे अपने पास रखने हैं ताकि आप उसको मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकें, और इन्वेस्टमेंट करने के साथ आप कंपनी को मजीद बढ़ा सकें।
तो बाकी 50 रुपया क्या करती है, उसको इक्वली जितने भी शेयर होल्डर है उनमें उनकी परसेंटेज के मुताबिक डिवाइड कर देती है एज अ डिविडेंड। सालाना डिविडेंड कहते हैं इनकम को। तो आप ऐसा करें कि वो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि पहला काम ये करें, ऐलान बरात करें। दूसरी बात, जो आपको इनकम मिल रही है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, टेक्निकल टर्म इसकी डिविडेंड है, तो आप ऐसा करें कि उसमें से जितनी परसेंटेज सूद की आपके पैसे से इन्वेस्ट हुई है, और वो कैसे होगा, वो आपको उसमें पता चल रहा होगा कि इतने परसेंट ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट थी उसका हमने सूद दिया है, तो आप उतना परसेंट अपने मुनाफे से भी बगैर सवाब की नीयत के सदका कर दें। सवाल ये उनकी राय है। जैसे मैंने कहा, दीगर ऐसे इल्म के नजदीक आखिरी दो शराइत दुरुस्त नहीं है, तो उनके नजदीक ये चीज दुरुस्त नहीं है, आप इसे अवॉइड करें। अच्छा, मैं आपका जो सवाल है इसको मैं इंशाल्लाह एड्रेस करता हूँ। आगे चलता हूँ, मेरा दिल है कि जरा इसको पहले मैं मुकम्मल कर लूँ। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, जो मैसेज पे किया। आई होप कि आपको समझ आ रही है। प्लीज ये ना कहिएगा आपको समझ नहीं आ रही, मतलब मेरी मेरी इस टाइम दिमाग की दही बनी हुई है, तो मैं सफर करके आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। शेख ने से मुझे कॉल की कि आप क्लास है मेरी जगह पे, लेकिन अभी गाड़ी पर हूँ, तो अगर आप कहेंगे आपको समझ नहीं आई, मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा। तो क्या करो, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आप दरअसल आपका हक है, अल्लाह आपको रिजर्व कर दे। आपको इंशाल्लाह दोबारा समझा देंगे, कोई मसला नहीं। असल मकसद है समझ आना। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, गुड, जज़ाकल्लाह खैर। बड़ी मोटिवेशन मुझे मिली है कि पता चला कि समझ आ रही है। आइए जी, शेयर से तिजारत का हुक्म क्या है। शेयर दो मकासद के लिए खरीदे जाते हैं। कंपनी का मालिक बनने के हाँ, अभी ये जरा थोड़ा सा ये भी एक और अगला मसला जरा समझो। अच्छा, ये मैंने बेसिक मसले डिस्कस किए हैं, बहुत डिटेल में नहीं मसले डिस्कस किए, क्योंकि बहुत सी चीजों का आपका ताल्लुक नहीं है। मेनली आपका जो है ना, इनके साथ ताल्लुक है। शेयर दो मकासद के लिए खरीदे जाते हैं। एक, कंपनी का मालिक बनकर, मालिक बनने के गरज से, ताकि सालाना इनकम हासिल की जा सके, डिविडेंड हासिल किए जाए। कि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आपका दिल है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरे पास सेविंग है, मैं कुछ उसकी इन्वेस्टमेंट्स कर लूँ। मिसाल के तौर पे जैसे है ना, नेस्ले या फिर एप्पल या सैमसंग या इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर खरीद लूँ, और सालाना मुझे प्रॉफिट मिलता रहे, डिविडेंड मिलता रहे, इनकम मिलते रहे। कंपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक ऑब्वियसली कुछ अपने पास पैसे रखेगी। उस पे ऑब्वियसली शेयर होल्डर कुछ भी नहीं कह सकता कि आप इतने पैसे ना रखें, इतने लगाएं। वो कंपनी खुद रखती है। हाँ, आप एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके अंदर आप इतराज कर सकते हैं। अगेन, वो उसमें भी मेजोरिटी शेयर होल्डर्स अगर इतराज करें कि आपने कितने परसेंट आपको डिविडेंड हमेशा देना है, तब जाके कंपनी बाउंड होगी, वरना तो कंपनी को आप बाउंड नहीं कर सकते कि आपने इतना परसेंट हमें डिविडेंड देना है। बाकी वो रिजर्व करती है कंपनी। तो कंपनी का मालिक बनने के घर से कुछ लोग सालाना इनकम हासिल करने के लिए कंपनी के शेयर खरीदते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शेयर की कीमत बढ़ने पर उनके बेचकर मुनाफा कमाने की घर से होते हैं। मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, दूसरी जो है वो मकसद क्या है, वो ये है कि कंपनी के अंदर शेयर की कीमत बढ़ने पर उनको बेचकर मुनाफा कमाने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कंपनी का मालिक बनने की गर्ज से नहीं खरीदते, वो शेयर खरीदते हैं कि जी कंपनी के शेयर खरीदे, स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे ही कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ गई, या مثلا आपने 100 रुपए के शेयर खरीदे हैं, तो आपकी कंपनी के शेयर जो है वो महीने 2 महीने बाद अचानक उनकी कीमत जो है वो 200 पर पहुंच गई, तो उसको कहते हैं कैपिटल इनकम। ठीक है ना। तो कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन कहते हैं। तो कैपिटल गेन के लिए वो कहते हैं जैसे ही 2 महीने बाद उनकी कीमत बढ़ी, फौरन शेयर बेचे, उसका मुनाफा कमाया, और उसके बाद दूसरे शेयर खरीद लिए किसी और कंपनी के। तो कुछ लोग वो सालाना इनकम का इंतजार नहीं करते, वो करते हैं कि बस उसके अंदर गेन आई, कैपिटल गेन आई, और उसके बाद उसको बेच दिया। अच्छा, जो कंपनी का मालिक बनकर इनकम हासिल करना, उसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, जाहिर है वो जायज है। उलमा ने मेजोर नहीं, इख्तिलाफ मतलब ये कि मेजोरिटी उलमा की राय है कि जायज है। ऑब्वियसली कुछ उलमा जो इसकी खरीदो फरोख्त को जायज समझते, वो नहीं इसको अलाउ करते, लेकिन दूसरे इसकी इजाजत देते हैं। अब रही बात शेयर की कीमत बढ़ने पर उनको बेचकर मुनाफा कमाने की करते, जिसको कैपिटल गेन कहते हैं, कि जी कुछ देर के लिए आपने खरीदे ताकि आपकी इनकी वैल्यू बढ़ जाए, और उसके बाद आप उसको बेच देंगे। तो ज्यादातर लोग स्टॉक एक्सचेंज पे यही करते हैं, ज्यादातर लोग स्टॉक एक्सचेंज पे ये करते हैं, खासतौर पे जो इन्वेस्टर होते हैं, मालदार लोग होते हैं, वो ये काम करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बेचारे मुझे गरीब होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास जो छोटी मोटी जमा पूंजी होती है, वो एक कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और इंतजार करते हैं कभी फायदा हो जाए, कभी नुकसान हो जाएगा, तो साल का बैठ के आराम से खाएंगे। तो ये कुछ लोग होते हैं, वो इस तरह की सेफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो जाहिर है ब्रोकर वगैरह और इस तरीके से जो कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज पे बिजनेस करने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि वो ये तो देखते हैं, वो रोजाना बैठे होते हैं मार्केट के अंदर, जैसे ही शेयर कीमत बढ़ी बेचे, साथ ही दूसरे खरीदे, और उसके बाद जब कम कीमत पे खरीद के ज्यादा कीमत पे बेचना, ये उनका काम है। तो सवाल ये कि ये दूसरी जो कंडीशन है, इसके अंदर इसका शरई हुक्म क्या है।
तो इसका शरीय हुक्म के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सर आप जिसने कहा कि आप गरीब हैं, अल्लाह अकबर, मैं बस बहुत गरीब आदमी। गरीब अरबी जुबान में दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। गरीब कहते हैं, आपने हदीस गरीब भी पढ़ी होगी, और ये गरीब होता है जो पैसों से गरीब होता है, और ये गरीब होता है जो वैसे ही गरीब होता है। अजनबी को भी गरीब कहते हैं। क़ाल ली साहिबी कुन्तु गरीबन बैन बैन फी हादल अनामी दून खलीली, आपने शेर सुना होगा। कुल्तु कल्ला बलिल अनामु गरीबुन अना फी आलमी व हादा सबीली, बदा अल इस्लामु गरीबन व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। बहरहाल, अच्छा जी, बाद अहले इल्म ने दूसरी शक्ल को दुरुस्त करार नहीं दिया, क्योंकि ये फिमार का दरवाजा खोलता है और इसमें तखमीना साजी शामिल है। तखमीना साजी कहते हैं स्पेक्यूलेशन को, अंदाजे लगाने को। ठीक है, तो बाद उलमा कहते हैं कि यार ये तरीका दुरुस्त नहीं है। उनके नजदीक उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा ही है कि आपने कंपनी खरीदे, उसके बाद आपने ये किस्म का जुआ है कि आपने खरीदा, पैसे बढ़ गए तो ठीक है, बना तो नुकसान हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमने एतमार जो है, जिसे कहते हैं जुआ, उन्होंने कहा ये जुए के दरवाजे खोलता है, इसलिए इसकी जायज नहीं। स्पेक्यूलेशन इसमें शामिल है, इसमें स्पेक्यूलेशन शामिल है, तो इसलिए इसकी जायज नहीं। लेकिन सही बात यह है कि मैंने अक्सर उलमा की राय दी, कम उलमा की राय है। कुछ उलमा की राय है, वाकई जो मुख्तात उलमा है उनके नजदीक राय है कि आप इसमें ना इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप देखें कि जनरली जनरली आपको पता है कि इस तरह होता है कि मेजॉरिटी जो है बिजनेसेस के अंदर, तो इस तरह की तो स्पेकुलेशन तो फिर हर जगह होती है। ऑब्वियसली कई जगहों पे आप एक चीज खरीदते हैं और उसके बाद उसको कीमत बढ़ने पर बेच सकते हैं, तो इसकी उलमा ने जनरली इजाजत दी है। ये शरम नाजायज तो नहीं है, किसी जगह पर भी शरीय कबाहत इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना? तो इसीलिए सही बात वल्लाहु आलम यही लगती है कि इजाजत है इसकी, वल्लाहु आलम। जी, एक और बहन कह रही हैं, कुन फिद दुनिया का अन्ना का करीबन अव आबिरु सबील। बिल्कुल ठीक है जी, जबरदस्त, माशाल्लाह। पता चल रहा है कि आप लोग माशाल्लाह 7th सेमेस्टर में पहुंच गए। चले, जबरदस्त। दीगर अहले इल्म ने इसकी इजाजत दी है बशर्ते कि शेयर की खरीदो फरोख्त जायज हो। अच्छा, बाज़ उलमा जो है उनके नजदीक इसकी जायज है, यानी कुछ उलमा ने इसकी इजाजत नहीं दी। जो मुख्तात है वो कहते हैं अवॉइड करें, लेकिन कुछ उलमा ने इसकी इजाजत दी है, वो कहते हैं बशर्ते कि शेयर की खरीदो फरोख्त जायज हो। वो कहते हैं असल सवाल ये नहीं है कि क्या कैपिटल गेन हो सकती है कि नहीं। कहते हैं असल चीज ये है कि क्या शेयर की खरीदो फरोख्त हो सकती है, और क्या शेयर इटसेल्फ एक कमोडिटी है कि नहीं है। देखिए, पहले क्या होता था, हमने बात की थी, शेयर रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी के असासों को। शेयर इटसेल्फ एक सर्टिफिकेट है, एक पेज है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चूंकि कंपनी के असासों की वो एक नुमाइंदगी करते हैं कि आप कंपनी के कितने असासों के मालिक हैं और उसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, इसीलिए वो एक्चुअली में बजाते खुद कोई चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन अब हालत ये है कि अब तो शेयर एक इटसेल्फ एक वैल्यूएबल चीज बन गई है। यानी जिस तरह कहते हैं ना कि एक जमाने में आपको पता है कि करेंसी जो है, पैसा पैसा जो था एक जमाने में, एक जमाने में उसके पीछे गोल्ड होता, असल में गोल्ड की रसीद होती थी। ठीक है ना? लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो गोल्ड खत्म हो गया, वो खाली पैसा इटसेल्फ एक वैल्यूएबल चीज बन गया। तो उलमा ने कहा कि बात यह है कि अगर जायज है तो खरीदने वाले का मकसद इसको हराम नहीं करता, खुसूसन जबकि वो किसी शरीर हद को पामाल नहीं कर रहा। तो अगेन कुछ उलमा कहते हैं कि जब शेयर की खरीदो फरोख्त जायज है, तो फिर उसके बाद आप इस तरह की बात नहीं कर सकते कि जी उसके अंदर स्पेक्यूलेशन है, उसमें ये है। एक मिनट, यहाँ से ब्रो हमें वापस जाना था, चले आप यहाँ से लेफ्ट हो जाए, वो गाड़ी के पीछे। जी जी, बस लेफ्ट हो जाए। ठीक हो गया जी। दीगर अहले इल्म ने इसकी इजाजत दी है बशर्ते कि शेयर की खरीदो फरोख्त जायज हो। अगर जायज है तो खरीदने वाले का मकसद इसको हराम नहीं करता, खुसूसन जबकि वो किसी शरीक हद को पमा ले। तो भाई ऐसा बंदा जो वैल्यू इंक्रीज का इंतजार कर रहा है, और वैल्यू इंक्रीज होने पर कोई चीज, देखिए हम खुद घर खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई लोग जमीन खरीद लेते हैं, और जमीन खरीदने के बाद इंतजार करते हैं कि जी जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको बेच देंगे। तो आप क्या कहने का मतलब है, बाजू का जमीन की कीमत नीचे भी जा सकती है, ऐसी नहीं है, और जरूरी नहीं कि हमेशा हो। बाजू का जैसे मार्केट डाउन होती है तो बाजू का कीमत नीचे भी होती है, लेकिन आमतौर पर अमूमन अमूमन कीमत ऊपर चली जाती है। इस तरीके से कुछ लोग गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, अपने पास सेव कर लेते हैं कि जी जब कीमत ज्यादा बढ़ेगी तो हम इसको बेच देंगे। तो जनरली इस चीज के अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड इफ के अगेन उसका माल, यानी वो कोई शरी जो है हद को पमाल ना किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब शेयर वेबसाइट खरीदो फरोख्त जायज है और वो हराम नहीं है, जब आपने उसको मान लिया, तो उसके बाद ये कहना कि जी प्राइस के लिए वेट करने के लिए खरीद के उसको बेचना, ये एक कहते नहीं, ये चीज एक एक्स्ट्रा तकल्लुफ है, इसका तकल्लुफ की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलें, उनके नजदीक इस बात की इजाजत है।
अब आते हैं कि शेयर पर ज़कात, आखिरी मसला, सॉरी मैं बहुत टाइम आपका ले रहा हूँ लेकिन कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अच्छा आगे और भी है, देखो मेरा कितनी चीजें हैं, अल्लाह अकबर, काफी चीजें हैं, सुभान अल्लाह। चलें कोशिश करते हैं इसको जल्द से जल्द कवर करते हैं। बस सीखा इस तरह ही है, देखिए आप कितने टेक्निकल सब्जेक्ट, आपको मैं सारों को बताऊं। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, तो मैंने ये बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर इन्वॉल्व भी इसलिए हुआ था ताकि मैं इस तरह के मसलों को, इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस के मसलों को समझ। वैसे तो ये बैंकिंग प्लस इस्लामिक फाइनेंस से ही टॉपिक है बेसिकली, इकोनॉमिक्स से, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर ना काफी चीजें जो है ना वो ओवरलैपिंग है। तो मैंने समझा था कि फील्ड पे काम करने की बड़ी जरूरत है इसके अंदर लोग, और वाकई मैं बताऊं बहुत कम लोग हैं इसके अंदर जो इसके माहिर हैं। यकीन करें इसके अंदर आपको बहुत डेप्थ चाहिए और इसमें काफी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल ना। तो लोग आमतौर पे उलमा इन चीजों में पढ़ते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या चीजें हैं जी। और अभी तो मैंने आपके सामने सिर्फ, कहते हैं ना, जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी इसके नीचे जो, जब आप तफसीलात में जाते हैं, सुभान अल्लाह, तो इंसान का दिमाग जो है ना वो पूरा दही बन जाता है। यकीन करता है, बावला हो जाता है इंसान की ये क्या चीज है। क्योंकि असल में ना फाइनेंशियल, आजकल की दुनिया जो फाइनेंस है ना, फाइनेंस की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स हो गई है, लेकिन उसको अननेसेसरली कम्प्लेक्स कर दिया गया। उसको ना करने के बजाय जो है ना, पुराने जमाने में आसान चीजें होती थी। अभी भी आप देखें फिकुल बुयू, डेफिनेटली आपको मुश्किल लगा होगा, इतना आसान ही लगता, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ना, यही तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका हमें बाइस अजर बनाए इसको हमारे लिए। अभी सेब पे जक़ात के हवाले से, अब आपने सेब की हिजरत तो जायज है, तो अब इसकी जक़ात के हवाले से बात करें। अहनाफ के यहाँ जक़ात चूंकि अफराद पर होती है, इसलिए शेयर होल्डर्स पर जक़ात वाजिब होगी, ना कि कंपनी पर। अच्छा, पहले सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी पर जक़ात वाजिब है कि शेयर पर जक़ात है, इन शेयर होल्डर्स पर जक़ात है, क्योंकि अब कानूनी तौर पर शेयर होल्डर और कंपनी एक दो अलग चीज है ना। तो सवाल ये है कि क्या कंपनी के ऊपर जक़ात जो है वाजिब होगी या शेयर होल्डर पे। अहनाफ के यहाँ ये बात जरूरी है, और इस तरीके से और भी कुछ उलमा के नजदीक, कि जो जक़ात है, शायद गालिबन आपने जो कुछ जक़ात में ये बात पढ़ी होगी कि उसके यहाँ तमलीक जरूरी होती है। तमलीक का मतलब ये है, तो यानी इन्नमा सदक़ातुल लिल फुक़रा, जो आपने आयत पढ़ी होगी ना मसारिफ़ ज़कात में, इन्नमा सदक़ातुल लिल फुक़रा। असल में सवाल ये पैदा होता है कि ये लाम जो है लिल फुक़रा, ये लाम किस चीज का है, ठीक है ना। लाम तमलीक है, या लाम इस्तिहकाक भी से कहते हैं, इस्तिहकाक भी कह सकते हैं, या लाम तखसीस है, ये क्या है। तो असल में अहनाफ के नजदीक ये लाम तमलीक है, ठीक है। लाम तमलीक या लाम इस्तिहकाक आप कह सकते हैं। यानी ज़कात के मुस्तहिक ये सिर्फ 8 अफराद हैं, इंडिविजुअल्स हैं। ऑन द कॉन्ट्री जो है, जो दूसरे उलमा है वो कहते हैं कि लाम तखसीस है। कहने का मतलब है कि शरीयत ने लाम को लाना का मतलब ये है कि ये इन मखसूस लोगों के लिए है, इट डजंट मीन कि ये सिर्फ अफराद के लिए, ठीक है ना। तो ये बार इस पे और बड़ी बहस है, लाम तालील भी होता है, बड़ा कुछ और भी बहस है इसमें। लेकिन मोटी मोटी बात आपको शायद इस बात का पता हो, मैंने इसकी तरफ रेफरेंस दिया ना भी बताओ तो कोई बात नहीं। अहनाफ के नजदीक ज़कात अफराद पर होती है, ना कि किसी इदारे पर। इसीलिए आप देखें उनके नजदीक जो है वो मखसूस लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर फकीर है, मिस्कीन है, जो है ना आमिलीन ज़कात हैं, ये सारे अफराद हैं, इनके ऊपर ज़कात होगी। मुजाहिदीन, फी सबिलिल्लाह में मुजाहिदीन है, जिहाद के अल्लाह की राह में जो कर रहे हैं, उनको जो है ना वो उनको आपने देनी है। तो अब वो कहते हैं कि अब इसमें फर्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे बैतुल माल है, अगर हम बात करें बैतुल माल के ऊपर, तो बैतुल माल के अंदर जब ज़कात तो कलेक्ट होकर वहां पे जाती है, तो हम तो कह रहे हैं कि हनाफ भी इस बात के कायल है कि बैतुल माल सेलेक्ट करेगा। तो इसका जवाब ये, तो बैतुल माल तो इंसान नहीं, अफराद नहीं है, बैतुल माल में ज़कात कलेक्ट होती थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खुलफाए राशिदीन के दौर में और बाद में भी। तो सवाल ये है कि वो क्या कर, मतलब वहां पे तो अफराद नहीं है, तो अहनाफ उसका कहते हैं, अहनाफ कहते हैं कि असल में बैतुल माल जो है इत्तल, वो बैतुल माल जो है वो एक सिर्फ इंटरमीडिएरी है दरमियान में। असल में बैतुल माल का वो माल नहीं होता। बैतुल माल सिर्फ उसको कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको इन 8 जो तकसीम जो मसारिफ ज़कात हैं, जिनमें फ़ुक़रा, मिस्कीन, मुहाजिर, यानी मुहाजिर कह रहा हूँ सॉरी, वब्न सबील, और इस तरीके से गारिमीन, आमिलीन, मुअल्लफ़ती क़ुलूब, और ये सारे लोग हैं, इन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और चूंकि इसका अपना माल नहीं होता बैतुल माल का, तो बैतुल माल कोई भी माल अपने पास रख नहीं सकता। उसके लिए जरूरी है कि वो सारा माल क्या करे, तकसीम करे, अनलेस के वो उसकी जरूरत ही ना हो, हमारे पास कोई खर्च करने के लिए बंदा ना हो। उसके लिए फिर हमारे कुछ गुंजाइश निकाली, वो अलग बहस है, लेकिन जनरली वो बैतुल माल का माल नहीं होता। तो इनके नजदीक अहनाफ के यहाँ चूंकि ज़कात जो है वो अफराद पर होती है, शेयर होल्डर्स पर
ज़कात वाजिब होगी, ना कि कंपनी पे। तो कंपनी ने नहीं देनी, शेयर होल्डर्स ने देनी है। जबकि शाफिया के यहाँ ज़कात माल पर वाजिब होती है, इसलिए उनके यहाँ नाबालिग बच्चे के माल पर भी ज़कात लागू होगी, हालांकि मुकल्लफ नहीं है। जाहिर आपको पता है कि बच्चा मुकल्लफ नहीं होता, लेकिन चूंकि उसका माल है, मिसाल के तौर पे उसका उसके बाप ने उसके नाम पे कर दिया, या फिर वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो उसके माल पर शाफिया के नज़दीक माल पर ज़कात होती है, ना कि अफराद के ऊपर। तो इसीलिए ऐसा बंदा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा बच्चा है, एक बच्चा, तो अभी वो बिल्कुल बेबी है, तो उसका माल है, ऑनरशिप मालिक है वो लीगल तौर पे, तो उसके कफील जो उसका गार्डियन होगा, उस पर जरूरी होगा कि उसके माल से जकात अदा करे उसके बिहाफ पे। इसलिए इनके यहाँ कंपनी पर जकात वाजिब होगी, ना कि शेयर होल्डर्स पर। ठीक है ना, इनके यहाँ कंपनी पर जकात वाजिब होगी, ना कि शेयर होल्डर्स पर। सही कायदा है कि एक माल पर दो ही जकात नहीं होती। अब या तो ये हो सकती है कंपनी पर, या फिर ये उस पर हो सकती है, दोनों पर नहीं हो सकती, क्योंकि शरी कायदा मुसल्लमा ये है कि एक बंदे पर एक एक यानी डबल जकात नहीं हो सकती। आपको डबल जकात नहीं देनी, एक ही जकात देनी है, या तो ये शेयर होल्डर या फिर कंपनी के। शेयर की कीमतों के इकसाम, आइए अब शेयर की कीमतों के इकसाम कुछ कर लेते हैं। अब जरा मजीद समझें जरा अकसाम को जो है ना, यानी जकात के मसले को जरा मजीद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ठीक है ना, शेयर की कीमतें जो है ना वो तीन तरह की होती है। अब जरा देखें, इस मसले को हल करने के लिए पहले समझें कि शेयर की कीमतें तीन तरह की होती है, जैसे मैंने आपको जिक्र की। फेस वैल्यू यानी सर्टिफिकेट पर लिखी हुई कीमत, जिसको पार वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद होता है मार्केट वैल्यू यानी बाजारी कीमत, जिस पर शेयर बाजार में फरोख्त होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। और तीसरे होते हैं ब्रेकअप वैल्यू, यानी ब्रेकअप वैल्यू अगर कंपनी तहलील हो तो हर शेयर के मुकाबले में कंपनी के असासों का जो हिस्सा आएगा वो ब्रेकअप वैल्यू होती है। ये तीन वैल्यूज अलग होती हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन कौन सा है? उलमा कहते हैं कि असल में ज़कात कैलकुलेट करने के लिए आपको फेस वैल्यू नहीं देखनी, क्योंकि हकीकत में उसकी वैल्यू नहीं है, बल्कि इस तरह ब्रेकअप वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि ब्रेकअप वैल्यू को डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रेकअप वैल्यू के लिए हमेशा बल्कि होता है कि कंपनी जब तहलील होती है तो उस वक्त जो कंपनी के असासे हैं उनको किस तरीके से उसको तकसीम किया जाएगा, और उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर। हजार लाखों रुपए की चीजें हैं, करोड़ों की चीजें, अरबों की चीजें हैं। तो ये बहस बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा डिफिकल्ट होता है डिसीजन करना। तो ब्रेकअप पॉइंट के लिए बकायदा प्रोफेशनल वैल्यूअर्स होते हैं, जो है ना। यहाँ से राइट हो जाए, यहाँ से राइट, यहाँ से राइट। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो ब्रेकअप वैल्यू जो है इसको नहीं, तो सबसे बेहतरीन जो है वो मार्केट वैल्यू। जाहिर एक्चुअल में मार्केट के अंदर जो साल के बाद देखना होगा कि शेयर्स की वैल्यू क्या है, और उस शेयर्स की वैल्यू के ऊपर एक बंदा क्या करेगा कि वो जो अपनी वो करेगा, खरीदेगा। यानी अपनी वो शेयर्स देखेगा कि मिसाल के तौर पर मेरे पास शेयर्स हैं। अब वो शेयर्स की मिसाल के तौर पर उसकी वैल्यू बन रही है 1 लाख रुपए। उसके पास एक कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर है, तो वो कहता है मार्केट वैल्यू इनकी 1 लाख रुपए है। बेशक फेस वैल्यू हमेशा कम, आमतौर पे फेस वैल्यू कम होती है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन कभी 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 किसी कंपनी को नुकसान हो जाए तो उसके बाद उसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से, यानी मार्केट वैल्यू फेस यानी पार वैल्यू से, फेस वैल्यू से भी कम हो जाती है, लेकिन आमतौर पे ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे एक शेयर है, एक बंदे के पास 100 रुपए के शेयर है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो 200 रुपए की है। डबल है कीमत, ठीक है ना। बाजू का ट्रिपल भी हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है। बल्कि आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनकी बहुत महंगी, यानी इनका एक एक शेयर जो होता है वो इतना महंगा होता है, यानी एक एक डॉलर का शेयर होता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 100 200 डॉलर का जो है ना वो शेयर बिक रहा होता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, एप्पल की, सैमसंग की, इनका 100% 200% जो है ना इनकी वैल्यू बढ़ी होती है। ये इतने महंगे शेयर होते हैं, इसलिए बिकते भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जाहिर है बहुत प्रॉफिटेबल कंपनीज है। तो होगा ये कि एक बंदा क्या देखेगा कि वो अपनी जो शेयर, जितनी भी उसकी ऑनरशिप है, उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालेगा। उसके बाद देखेगा साल के बाद कि क्या वो निसाब तक पहुंचती है कि नहीं, वो वैल्यू अमाउंट। अगर तो अमाउंट निसाब तक पहुंचती है तो वो क्या करेगा, उसको कर लेगा, वरना वो जो है वो अगर तो निसाब तक पहुंचेगा कुछ भी का, नहीं तो क्या होगा कि वो नहीं लगाएगा। क्या मतलब है, यानी वो ज़कात नहीं देगा।